हाय, मैं नितिन कुमार। आज जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो गवर्नेंस की, जो कि जीएस पेपर सेकंड के अंदर एक हिस्सा है और तकरीबन 50 मार्क्स के क्वेश्चन आउट ऑफ 250 यहाँ से पूछी जाती है। तो इसके सिलेबस के अंदर देखें कि है क्या क्या। सबसे पहले गवर्नेंस और उससे संबंधित कंसेप्ट इसमें पूछे जाएंगे और इंट्रोडक्शन टू द गवर्नेंस कि गवर्नेंस होता क्या है सबसे पहले। उसके बाद देखिए कि अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस, यानी कि गवर्नेंस के अंदर जो जवाबदेहिता की बात होगी। फिर ई गवर्नेंस, और ई गवर्नेंस के क्षेत्र में सरकार क्या कर रही है, ई गवर्नेंस के कारण से बिजनेस पे क्या फ़र्क पड़ा है, ई गवर्नेंस के कारण से एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या फ़र्क पड़ा है, ये सारा कुछ देखने जा रहे हैं। उसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 के एक्ट के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि इससे रिलेटेड इश्यूज़ क्या क्या है। इसके बाद सिटीजन चार्टर, आखिर सिटीजन चार्टर जैसी चीज़ें क्यों मोटे तौर से विफल हो गई, वो चल क्यों नहीं पाई, इससे संबंधित मुद्दे क्या क्या हैं। और फिर सोशल ऑडिट, सोशल ऑडिट का क्या रोल है और इस रोल में क्या सोशल ऑडिट सही कर पाई है या नहीं कर पाई है, उसको देखेंगे। फिर गवर्नेंस और डेवलपमेंट की बात होगी तो इसमें सबसे पहले जो आएगा वो रूरल डेवलपमेंट का आएगा। किसका आएगा? रूरल डेवलपमेंट का, यानी कि जो ग्रामीण विकास और उससे संबंधित जो मुद्दे हैं और सरकार की बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो हम इसके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। फिर अर्बन डेवलपमेंट, ठीक उसी ढंग से कि अर्बनाइजेशन के कारण से क्या क्या समस्याएं आई है और सरकार क्या कर रही है। जो डाउन ट्रोडन है या जो समाज के निचले तबके के लोग हैं या यहाँ जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, और अर्बन प्लानिंग के ऊपर क्या चल रहा है, वो सब कुछ देखेंगे। और साथ में मैं ये बता दूं कि गवर्नेंस के जिस भी चैप्टर को मैं डिस्कस करूंगा उसके साथ उसके करंट अफेयर्स को जोड़ते हुए डिस्कस करूंगा। अब देखिए कि फिर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ। अब देखिए कि जो विकास है और विकास में जो ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत मायने रखता है और ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर जब तक उसको हेल्थ ना मिले, एजुकेशन ना मिले, और इस संबंध में सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं वो देखेंगे और उसका इवैल्यूएशन भी करेंगे, मूल्यांकन भी करेंगे। अब देखिए कि आपको पता है कि अभी नई शिक्षा नीति 2020 आई है और उसको तो देखेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या हुआ है और विकास को कैसे ये आगे बढ़ाता है। फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और लास्ट में यहाँ पर देखेंगे कि डेवलपमेंट एंड वॉलेंट्री सेक्टर, जिसमें बात एनजीओ की होगी, सेल्फ हेल्प ग्रुप की होगी, ऐसे बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे और सरकार क्या कर रही है। फिर बात आएगी पॉवर्टी एंड हंगर की, और इसमें ये देखेंगे कि पॉवर्टी और हंगर में सबसे पहले फ़र्क क्या है, पॉवर्टी कितने तरीके के होते हैं, पॉवर्टी एलिविएशन के लिए सरकार ने क्या किया है, ठीक है, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बाद जो सरकार ने अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स जो चलाई है, कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई है, उन योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। अब जहाँ तक कल्याणकारी योजनाओं का सवाल है तो ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, इन सारे तबके के जो समाज के लोग हैं उनके लिए सरकार कुछ न कुछ प्रोग्राम्स चला रही है और उसके क्या फ़ायदे हुए हैं और किस हद तक जो प्रोग्राम्स का जो टारगेट है वो अचीव हो पाया, ये हम देखने जा रहे हैं। फिर लास्ट में ब्यूरोक्रेसी का रोल क्या है डेमोक्रेसी के अंदर, वो समझेंगे कि आखिर सिविल सर्वेंट की किस किस भूमिका में होती है और उसका मूल्यांकन भी करेंगे। तो चलिए, बहरहाल जो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो किससे, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से 2005, क्लियर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जीएस पेपर सेकंड का हिस्सा है और इसमें हम डिस्कस जो आज करने जा रहे हैं कि देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इसके अंदर फेहरिस्त क्या क्या है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन को देखेंगे कि आखिर राइट टू इंफॉर्मेशन है क्या, फिर इंफॉर्मेशन का डेमोक्रेटाइजेशन कैसे किया जाता है, यानी कि समाज के अलग अलग तबके के लोगों को कैसे इंफॉर्मेशन मिल पाती है, उससे संबंधित क्या चैलेंजेस हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, और फिर 2005 के राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के ऊपर देखेंगे और भारत का क्या एक्सपीरियंस रहा है इस मामले में। देखो, इसमें जो शुरुआत पहले करेंगे यहाँ पर वर्ल्ड में कहाँ कहाँ क्या क्या कुछ हुआ है राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में,
और फिर भारत के राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के जो की मुख्य बिंदुएं हैं उसके ऊपर देखेंगे, और जो आरटीआई को जो लागू किया गया तो फिर उसमें क्या क्या बाधाएं आ रही हैं और वो चैलेंजेस क्या क्या हैं, और फिर राइट टू इंफॉर्मेशन से संबंधित जो कंट्रोवर्सी है, जो विवाद है, उसको भी समझेंगे, चाहे वो राफेल का विवाद हो या जो बहुत सारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को मतलब एक तरीके की इम्यूनिटी दी गई है कि भाई आप उससे संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है नहीं ले सकते हैं कुछ विशेष परिस्थितियों में, उसको देखेंगे। और अंत में देखेंगे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन आखिर किस ढंग से काम कर पाया है, भारत को इसका फ़ायदा मिला है या भारत इसके कारण से पीछे गया, क्या वस्तु स्थिति है, इसको समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत से देखिए, तो सबसे पहले देखिए कि वर्ल्ड बैंक ने 1992 में सबसे पहले जो शुरुआत हुई 1992 में क्या किया, एक रिपोर्ट दिया, गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, अभिशासन और विकास नाम का एक क्या दिया, रिपोर्ट दिया। अब इस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने कहा कि एक तरफ पारदर्शिता और दूसरी तरफ जो सूचना है वो किसी भी अच्छे शासन के लिए या सुशासन के लिए अत्यंत आवश्यक क्या है, बिंदुएं हैं। जब तक पारदर्शिता नहीं होगी, जब तक सूचना का आदान प्रदान नहीं होगा, तब तक गुड गवर्नेंस या सुशासन नहीं आ सकती है। अब सो स्टेट हैज़ टू शेयर इट्स इंफॉर्मेशन विद द स्टेक होल्डर, इसी कारण से जो भी सरकारें हैं उनको जितने भी हितधारक हैं या स्टेक होल्डर हैं उनके साथ क्या करनी पड़ेगी, इंफॉर्मेशन को शेयर करनी पड़ेगी, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों या आम जन हों, उनके साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करना पड़ेगा, तभी जाके शासन क्या हो सकती है, बेहतर हो सकती है और प्रभावी रूप से काम कर सकती है। शासन क्या हो सकती है, बेहतर हो सकती है और प्रभावी रूप से काम कर सकती है। और शासन के जो अलग अलग हिस्से हैं, चाहे आप एग्जीक्यूटिव की बात कर लीजिए, एग्जीक्यूटिव की बात कर लें या फिर जुडिशरी की बात कर लें, न्यायपालिका की, या लेजिस्लेचर की बात कर लें, या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चाहे सेंट्रल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो या फिर अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि स्थानीय स्वशासन, चाहे वह शहरी क्षेत्र में हो या ग्रामीण क्षेत्र में हो, दोनों ही जगह, या सेंट्रल लेवल पे बात कर लीजिए या स्टेट लेवल पे बात कर लीजिए, हर जगह आप देखिए कि कहीं ना कहीं सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं होता है। तो जो शासन में एक पारदर्शिता आनी चाहिए, एक शुचिता आनी चाहिए, गुड गवर्नेंस की यदि बात की जाए तो वो नहीं हो पाएगा। और ये जो रिलेशनशिप है वो क्या है कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन द सिन एंड सीक्रेसी, मतलब यदि कहीं किसी चीज़ की गोपनीयता बहुत ज़्यादा बना के रखी जाती है, सीक्रेसी बना के रखी जाती है, तो इसका ये मतलब ज़रूर होता है कि कहीं ना कहीं उसमें कुछ न कुछ पाप छुपा हुआ है, या न कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करना चाहते हैं, ऐसा कहा जाता। मैक्स वेबर ने कहा कि जर्मन विद्वान हैं, उन्होंने कहा था कि सेक्रेसी इज़ एन इन्वेंशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन द इंटरेस्ट ऑफ पावर। तो कहा जा रहा है कि जो गोपनीयता, उनका जो स्टेटमेंट है कि गोपनीयता जैसी चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं जो अधिकारीगण हैं उनके द्वारा इन्वेंट किया गया है, और ये किसके लिए किया गया है कि जो शासन में हैं उन शासन के लोगों को क्या किया जाए, सहायता की जाए। अब शासन और प्रशासन में बीच में फ़र्क समझिए, यानी कि देखिए एग्जीक्यूटिव की बात करें तो इसमें दो तरह की बातें होती, एक ट्रांजिटरी एग्जीक्यूटिव जिसमें प्रेसिडेंट को रख लीजिए, वाइस प्रेसिडेंट को
प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये ट्रांजिटरी एग्जीक्यूटिव। अब दूसरी तरफ एक क्या होता, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव की बात की जाए तो जैसे हमें ये पता है कि जो ट्रांजिटरी एग्जीक्यूटिव हैं, जिसको कि हिंदी में क्या कहते हैं, शासन कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में, शासन कहते हैं। तो ये जो शासन के लोग हैं वो हमेशा बने नहीं रहते, 5 साल के बाद चुनाव होता है और चुनाव के बाद फिर कोई सरकार बनी रहेगी या चली जाएगी, ये जनता के द्वारा दिए गए मत पर निर्भर करता है क्या उस सरकार को फिर से बहुमत हासिल हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन परमानेंट एग्जीक्यूटिव ऐसे लोग हैं जो कि सरकार आए या जाए ये अपने पद पे बने रहते हैं। बस अधिक से अधिक ये हो सकता है कि इनका ट्रांसफ़र एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में या एक मिनिस्ट्री से दूसरे मिनिस्ट्री में या सेंट्रल लेवल से स्टेट लेवल के कार्यालय में भेज दिया जाए या ग्रामीण स्तर पे या म्यूनिसपैलिटीज़ के अंदर, ये फ़र्क आ सकता है, लेकिन ये बने रहेंगे। तो इसमें आप देखिए कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव की यदि बात की जाए तो हिंदी में इसे प्रशासन कहा जाता है। क्या कहा जाता? प्रशासन कहा जाता। अब देखिए कि जब आप परमानेंट एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो इसके अंदर देखिए क्या है। सबसे पहले मोटे तौर से कैबिनेट सेक्रेटरी, फिर सेक्रेटरी, फिर एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी। इसके बाद नीचे और जाएं तो हमें सेक्शन ऑफिसर, इसके बाद सेक्शन ऑफिसर के बाद जो अपर डिविजनल क्लर्क, लोअर डिविजनल क्लर्क और जो फिर मैनुअल लेवल की कैटेगरी के या चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी या 4th ग्रेड के जैसे पीएन वगैरह, ये सारे होते हैं। क्लियर? तो यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। तो ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव है जो कि सरकार आए जाए वो अपने जगह पे बने रहते हैं मोटे तौर से, और इनको क्या कहा जाता है? प्रशासन कहा जाता है। इसको कहा जाता है प्रशासन। तो शासन और प्रशासन के बीच में जो फ़र्क है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैक्स वेबर का ये कहना था कि देखिए कि जो ब्यूरोक्रेसी के द्वारा यानी कि परमानेंट जो एग्जीक्यूटिव हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, गोपनीयता जैसी चीज़ की शुरुआत की गई है, और वो भी इसलिए की गई है या मेंटेन भी इसलिए किया जाता है क्योंकि जो शासन के लोग हैं उनको क्या कर सके, फ़ायदा पहुंचा सके। सीक्रेसी या गोपनीयता इंक्रीजेस पावर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, और जब सीक्रेसी रहेगी, जब लोगों के साथ आप सूचनाओं की साझेदारी नहीं करेंगे तो इसके साथ क्या होता है कि जो अधिकारीगण हैं उनकी जो शक्ति है और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो लोगों को दिया जाए और वो भी खास करके डिस्क्रिशनरी एलिमेंट इसमें ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, अब देखिए बिकॉज फ्री एक्सेस टू इंफॉर्मेशन रिड्यूसेस द डिस्क्रिशनरी एलिमेंट। अब यदि ब्यूरोक्रेसी को ज़्यादा डिस्क्रिशनरी एलिमेंट मिल जाए तो वो इन्फॉर्मेशन कम देंगे लोगों को, और इसके साथ ही क्या होगा कि जो सूचनाएं जानी चाहिए वो जा नहीं पाएगी। अब देखिए कि ट्रांसपेरेंसी इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी, और जैसे पारदर्शिता आएगी ना तो उसके साथ ही क्या होता है कि सर्विस डिलीवरी जैसी चीज़ें और बेहतर हो पाती है, मतलब सेवा जो दी जाती है वो ज़्यादा बेहतर हो पाती है। अब डेमोक्रेसी का जो मूलभूत आधार है वो क्या है, एक तो विश्वास और दूसरा है एक दूसरे के प्रति क्या, अंडरस्टैंडिंग, और
किसके बीच में, तो एक तरफ तो सिटीजन है और दूसरी तरफ सरकार है। मतलब सरकार और जो नागरिक हैं उनके बीच में क्या हो, ट्रस्ट हो, विश्वास हो, दूसरा एक दूसरे के प्रति समझदारी हो, तो डेमोक्रेसी को और भी सशक्त नींव या बेहतर नींव या जो उसका फाउंडेशन है वो बेहतर हो पाता है। अब ये इसलिए कि सिटीजन हैव द राइट टू नो अबाउट द डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ टू सस्टेन एंड स्ट्रेंथन देयर ट्रस्ट। अब देखिए कि जो सिटीजन्स हैं वो टैक्स पे करते हैं और वो टैक्स पेयर का मनी सरकार यूज़ करती है डेवलपमेंट के लिए, अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए, स्कीम के लिए, इन चीज़ों के लिए सरकार क्या करती है, इसका प्रयोग करती है। अब देखिए कि तो जो नागरिक टैक्स पे कर रहा है तो उसको अधिकार भी है ये जानने का कि आखिर उसके टैक्स का पैसा यानी कि आप कहें कि उसके हार्ड अर्न मनी का कुछ हिस्सा जो सरकार के पास गया है वो किस ढंग से खर्च हो रहा है, कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, क्या उसमें साइफनिंग ऑफ तो नहीं हो रही है, क्या कुछ बेईमानी तो नहीं की जा रही है, गबन तो नहीं की जा रही है, ये देखना भाई सिटीजन्स का तो अधिकार बनता है और ये राइट टू इन्फॉर्मेशन या इससे ही मिल पाएगा या उपलब्ध हुआ भी है। अब देखिए, बिसाइड दिस फॉर genuine people participation at the grassroots level, RTI is enabling force and ensure the participation in the day to day decision making। मतलब प्रशासन जो दैनिक जो भी निर्णय लेती है ना, उस निर्णय में यदि सिटीजन्स की यानी कि नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित हो जाए तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ग्रास रूट लेवल पे यानी कि बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे क्या आ चुका, लोकतंत्र आ चुका। अब जेम्स मैडिसन हैं जो कि अमेरिका के संविधान के आप कह सकते हैं कि फाउंडिंग फादर रहे हैं, उनका क्या कहना है और इस कथन को थोड़ा सा याद रखेंगे। देखिए, अ पॉपुलर गवर्नमेंट विदाउट पॉपुलर इंफॉर्मेशन और मीन्स ऑफ एक्वायरिंग इट इज़ बट अ प्रोलोग टू फार्स और ट्रेजेडी और परहैप्स बोथ। मतलब यदि कोई लोकप्रिय सरकार है लेकिन वो लोकप्रिय ढंग से सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं कर रही है तो इसका ये मतलब है कि कुछ न कुछ घपले वाली जैसी चीज़ें हैं, ठीक है, या फिर एक बड़े ही मतलब ट्रेजेडी वाले हालात हैं, तो या घपले वाली या ट्रेजेडी वाले दोनों ही चीज़ें हो सकती है। ऐसा जेम्स मैडिसन का कहना है जो कि फाउंडिंग फादर किसके रह चुके हैं, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के। अब देखिए, एक और वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं एक रूसो और लॉक, उनका क्या कहना है इस मामले में। देखिए कि डेमोक्रेसी इज़ कंसर्न्ड विद द एम्पावरमेंट। अब लोकतंत्र का मतलब क्या है, बाय द पीपल फॉर द पीपल। ध्यान देना, लोगों के लिए लोगों का शासन और वो रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होगा। तो डेमोक्रेसी में अंत में क्या करना है, लोगों को एम्पावर करना है, सशक्तिकृत करना है, जिससे और वो इसके लिए क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तब तो वो अपनी प्रशासन में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। जैसे हाल फिलहाल में देखिए कि अभी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से संबंधित 2020 का एक मसौदा या ड्राफ्ट क्या किया सरकार के द्वारा रिलीज़ किया गया, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, ठीक है, एग्जैक्टली कहें तो 29 जुलाई की बात है। तो अब इसमें आप समझिए कि अब यहाँ पर जो सरकार पहले 30 दिन दिया करती थी अब 20 दिन ही दे रही है कि आपसे जो राय शुमारी की जा रही है, आपसे जो आपके की राय मांगी जा रही है, तो उसके लिए सिर्फ 20 दिन का। अब देखिए कि दूर दराज के क्षेत्र जो कि इस चीज़ से ज़्यादा प्रभावित होंगे, जंगली क्षेत्र जो कि ज़्यादा प्रभावित होंगे, वनाच्छादित क्षेत्र यानी कि फॉरेस्ट कवर्ड एरिया जो हैं वो ज़्यादा प्रभावित होंगे। अब वहाँ तक इंटरनेट और इन चीज़ों की एक्सेस क्या होती है, कम होती है। तो ये सूचनाएं तो मिलेगी लेकिन लेट से मिलेगी और बहुत ही कम समय रह पाएगा, और कम समय रह पाएगा तो आम लोग क्या सरकार को अपनी राय नहीं दे पाएंगे। और आप समझिए कि क्या ये सही मायने में सशक्तिकरण हुआ, सशक्तिकृत किया गया, एम्पावरमेंट की गई लोगों की? नहीं। तो इसके लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए, पर्याप्त जो संसाधन होने चाहिए ताकि सूचनाएं पहुंच सके। अब देखिए कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन के कारण से क्या होता है कि
कि सिटीज़न का फीडबैक मिल पाता है, उसकी प्रतिपुष्टि मिल पाती है कि सरकार से उसकी क्या अपेक्षा है, सरकार किस हद तक उन अपेक्षाओं पे खड़ी उतरी है और आगे के लिए क्या योजनाएं चलनी चाहिए, वो अपनी रायशुमारी कर पाते हैं, रख पाते हैं। फिर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जो सूचनाएं हैं उसका क्या होगा, लोकतांत्रिकरण हो पाएगा। अब सूचनाओं का लोकतांत्रिकरण कहने का क्या मतलब है कि चाहे किसी भी एरिया के हों, किसी भी कास्ट के हों, क्रीड के हों, एससी हों, एसटी हों, ओबीसी हों, ठीक है, बिल्कुल धनी व्यक्ति हों, गरीब हों, किसी भी धर्म के हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सूचनाएं मिल पाएगी, चाहे वो आसाम का दूर दराज का क्षेत्र हो या उड़ीसा का कोई कालाहाड़ी जैसा क्षेत्र हो या महाराष्ट्र का विदर्भ जैसा क्षेत्र हो। मान लीजिए वहाँ पर सूचनाएं जो हैं यदि इंटरनेट के माध्यम से पहुँच पाती है तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सूचनाओं का लोकतंत्रीकरण या डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है। अब इसके कारण से लोगों की जो लाइफ है और बेहतर हो पाएगी और वो क्या कर पाएंगे, इन्फॉर्मेशन मांग भी सकते हैं, इन्फॉर्मेशन उनको मिलेगी भी और वो दूसरे को भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। जैसे बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्ट क्या करते हैं, सरकार से राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत सूचना मांगते हैं और उन सूचनाओं को बहुत दफ़े प्रेस को दे दिया जाता है या वो अपने माध्यम से लोगों के जन जन तक पहुंचाते हैं कि आपको एक्चुअल में ये मिलना चाहिए था और आपको ये मिल पाया है, लेकुना यहाँ पर है, कमी यहाँ पर। अब देखिए कि स्टेट यानी कि सरकारों की बात की जा रही है, उसका काम क्या है, लोगों को सर्व करना, क्योंकि लोगों ने उनको चुना है अपने बेहतरी के लिए, ठीक है। तो भाई स्टेट यानी जो सरकारें हैं वो क्या है, एक मतलब सर्वेंट जैसे हैं और दूसरी तरफ जो लोग हैं वो अल्टीमेटली लोकतंत्र के अंदर मास्टर्स हैं, उनके हिसाब से सब कुछ चलता है। सो मास्टर को अपने सर्वेंट से सारी जानकारी लेने का तो अधिकार है ही ना, और वो अधिकार सूचना के अधिकार के माध्यम से लिया जाता है। अब देखिए डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड चैलेंजेस। अब जब सूचनाओं के लोकतंत्रीकरण का सवाल है तो उसमें उसके लक्षण क्या क्या हैं और कौन कौन सी चुनौतियां हैं इस मामले में। देखिए कि मैक्सिमम डिस्क्लोजर इन टर्म्स ऑफ द अवेलेबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग एंड एसेसिबिलिटी। अब देखो कि होना क्या चाहिए कि सूचनाओं की उपलब्धता होनी चाहिए, सूचना जो है वो समझ के लायक हो, भाषा के हिसाब से देखें या मतलब भाषा में जो पेचीदगियाँ हैं वो कम से कम होनी चाहिए और लोगों की पहुंच यहाँ तक होनी चाहिए। तो अब करना क्या पड़ेगा, सूचना का जो लैंग्वेज है, जो इन्फॉर्मेशन जो दी जा रही है उसकी भाषा क्या होनी चाहिए, सुग्राह्य होनी चाहिए, बड़े आसानी से समझा जा सके, लोगों को आराम से मिल सके, इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल टेलीफोनी के माध्यम से, नोटिस बोर्ड से, पब्लिक अनाउंसमेंट से, इस ढंग से मिल सके। अब देखिए चाहे वो मीडिया का ब्रॉडकास्ट हो, न्यूज़पेपर हो या जो पब्लिक इंस्पेक्शन ऑफ पब्लिक ऑफिस या सोशल ऑडिट की यदि बात की जाए तो ये पूरा का पूरा चैप्टर है, आगे हम पढ़ेंगे इसको विस्तार से। तो इन सब माध्यम से सूचनाएं मिल सकती है और मिलनी चाहिए। दूसरा है ऑब्लिगेशन टू पब्लिश, यानी कि प्रकाशित करने की जिम्मेदारी दी गई है। अब सरकार के द्वारा क्या करना चाहिए उन्हें कि जो मुख्य जो सूचनाएं हैं उसको क्या करे, प्रकाशित करे। अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन शुड इंक्रीज ओवर टाइम, पर्टिकुलरली एज द न्यू टेक्नोलॉजी मेक इट चीपर एंड ईजियर। अब देखिए कि जो सूचनाएं दी जा रही है उसकी संख्या समय के साथ बढ़ती जानी चाहिए, क्योंकि अब इंटरनेट के माध्यम से चीज़ें क्या की जा सकती है, डाउनलोड की जा सकती है। दूर दराज के क्षेत्र में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी से ये हो सकता है। तो अब सूचनाओं का लेना पाना क्या हो गया, आसान भी हो गया और सस्ता भी हो गया। देखिए नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ ओपन गवर्नमेंट, यानी कि सरकार को एक ऐसा कल्चर या संस्कृति विकसित करनी चाहिए, डेवलप करनी चाहिए ट्रेनिंग के माध्यम से या अन्य माध्यमों से, कि जो ऑफिसर्स हैं, जो अधिकारीगण हैं या कर्मचारी हैं, वो क्या करें, सूचनाओं को दें, ज़्यादा सूचनाओं को दें, ये न कि सूचनाओं को अपने तक सीमित रखें। अब और यदि
राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत या जो नियमावली है या दिशा निर्देश है उसके हिसाब से यदि ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाओं को गोपनीय रखा जाए तो फिर अच्छा नहीं है। इसमें जो छूट जैसी चीज़ दी जाती है कि सिक्योरिटी एजेंसी हो तो आप ना दें, ठीक है, आर्म फोर्सेस हैं तो ना दें, या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग हैं तो वो ना दें, तो ये चीज़ें, ये जो छूट जैसी चीज़ है उसकी संख्या कम से कम होनी चाहिए। ये नहीं कि हर एक दूसरे को आप क्या देते रहें, छूट देते रहें, तो फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाएगी किसको, लोगों को। अब देखिए कि किसको छूट मिलेगी वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए, और सब्जेक्ट टू द हार्म एंड पब्लिक इंटरेस्ट। अब इसमें देखिए एक चीज़ आप समझिए कि यदि सूचनाओं को देने से यदि कोई हार्म नहीं हो रहा है तो वो सूचनाएं दी जानी चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट, लोक हित का ध्यान रखा जाना चाहिए। यदि लोक हित बेहतर फुलफिल हो रहा है सूचनाओं को देने से तो सूचनाएं फिर से दी जानी चाहिए। अब देखें नेक्स्ट क्या है, प्रोसेस टू फैसिलिटेट एक्सेस, मतलब जो लोगों तक पहुंच है सूचनाओं को उसको फैसिलिटेट करने के लिए, मतलब उसमें सहायता देने के लिए क्या पूरी प्रक्रिया जो प्रोसेस होनी चाहिए ना वो बिल्कुल जल्दी से होनी चाहिए और फेयर होनी चाहिए, उसमें निष्पक्षता जैसी चीज़ें देखनी चाहिए, और इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑफ एनी रिफ्यूज़ल। और यदि सरकारी अधिकारी या कर्मचारी किसी भी सूचनाओं को देने से मना कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि एक कहीं ना कहीं उसकी ऑडिट होनी चाहिए, वो भी किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से। अब सीबीआई के लोग यदि कोई सूचना नहीं दे रहे हैं और सीबीआई अधिकारी ही उसकी जांच कर रहे हैं कि वो सही किया गया या नहीं किया गया, सूचना दी नहीं जो दिया गया, तो फिर यदि एक्यूज्ड ही खुद जजमेंट करे तो एक तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर नहीं हुआ और फिर न्याय जैसी चीज़ नहीं हो पाएगी। और सूचनाएं इसके अलावा क्या होना चाहिए कि कम कीमत पे उपलब्ध हो, मतलब उसकी कीमत ज़्यादा ना ली जाए, और यदि ज़्यादा कीमत ली जाएगी तो फिर दिक्कत होगा। क्लियर। अब देखिए कि बैरियर्स क्या क्या हैं, इसमें ध्यान दीजिए। बैरियर्स मतलब रुकावटें क्या क्या हैं। सबसे पहला तो आप देखिए कि इकोनॉमिक बैरियर है, मतलब कि आप सबसे पहले ये समझे, ओके, सबसे पहले देखें कि इकोनॉमिक बैरियर है, यानी कि जो आर्थिक जो बाधाएं। अब सिटीजन की यदि बात की जाए, उसके कुछ जो हिस्से हैं खास करके उनके पास पेइंग कैपेसिटी नहीं है। मान लीजिए यदि किसी की कमाई कम है तो वो जो दैनिक मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, अब उनको यदि सूचना के अधिकार के तहत यदि सूचना लेनी भी है तो उनके पास इतनी पेइंग कैपेसिटी नहीं है कि वो क्या कर सके, सूचना मांग सके। तो इस चीज़ का ध्यान दिया जाना चाहिए, और इसीलिए कि हो सके तो जितने भी मल्टीपल चैनल हो उसका प्रयोग किया जाए, ठीक है, ये ज़रूरी है। मल्टीपल चैनल का मतलब आप इंटरनेट के माध्यम से दे सूचनाओं को, आप अखबार में प्रकाशित करके दे सकते हैं। तो यदि अखबार में प्रकाशित करके यदि सूचनाएं सरकार के द्वारा यदि अधिक सूचनाएं दे दी गई ना तो लोगों के द्वारा सूचनाएं कम मांगी जाएगी, ये बड़ी बात होती है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अब देखो कॉस्ट जो है इसमें, कॉस्ट ऑफ मीडिया, उसके बाद कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग डेटा और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। अब कॉस्ट में क्या क्या होता है ये देखिए। सबसे पहले कि यदि अखबारों को दिया जाए, सरकार के जो जनसंपर्क विभाग हैं उनके द्वारा यदि जो सूचना दी जाती है तो उसकी कुछ कीमत होगी। वो फिर यदि डेटा को कोलेट करना है, डेटा को क्या करना है, कोलेट करना है, मतलब अलग अलग स्रोतों से इकट्ठा करना है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ भी कहीं ना कहीं कुछ खर्च होंगे। और साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, यानी कि यदि सरकार के विभागों से या मंत्रालयों से क्या मांगा गया कि कोई सूचना मांगी गई तो एक सेक्शन होता है जो कि वो सूचना प्रदान करता है, तो उस कर्मचारियों के कुछ वेतन होंगे, उन वेतन को क्या करना होगा, भुगतान करना पड़ेगा। डिस्पैच जैसी जो चीज़ें होती है उसके लिए कुछ पोस्टल जैसी खर्च होती है। वैसे सूचना के अधिकार के तहत जब आप सूचना मांगते हैं तो आम नागरिक को डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू क्या करना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन जिस हद तक खर्च होते हैं उस हद तक तो एक आम नागरिक के द्वारा पे नहीं किया जाता है। तो सरकार के लिए एक क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी है।
और अब देखो कि इस कारण से कहा जा रहा है कि जो पब्लिक अथॉरिटी है उन मतलब जो सरकारी अधिकारीगण है वो क्या काम करें, प्रोएक्टिवली काम करें। मतलब कि यदि उनकी तरफ से, ध्यान देना, यदि उनकी तरफ से सूचनाएं जो हैं वो पहले से दे दी जाएगी तो सूचनाएं मांगी कम जाएगी। ठीक है, तो सक्रियता दिखनी चाहिए इनमें। अब देखिए नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर के बैरियर। इंफ्रास्ट्रक्चर के बैरियर से यदि देखें तो उसमें सबसे पहले तो ये जानें कि इंटरनेट की जो पेंट्रेशन है भारत में वो क्या है, सिर्फ 18.3% है। और 2000 से 2019 तक 19 सालों में जो वृद्धि हुई है, बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है, वो 11,100% का हुआ है। और जो इंटरनेट यूज़र हैं वो 45.15 थे और दुनिया में उस समय ये सेकेंड नंबर पे था। और पहला क्या है, चाइना था, अभी भी है बना हुआ। लेकिन एक चीज़ ये समझिए कि अब जो इंटरनेट उपलब्ध है वो मोबाइल ब्रॉडबैंड से ज़्यादा उपलब्ध है और फिक्स लाइन या जो फिक्स लाइन वाईफाई ब्रॉडबैंड है उससे कम उपलब्ध है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि एक ये परेशानी की स्थिति है कि भाई इंटरनेट की यदि सुविधा सबों को मिल जाए तो बड़ा आसान सा होगा सूचनाओं को ले पाना। फिर उसके बाद लैंग्वेज की बैरियर है। मान लो कि मैं महाराष्ट्र में जाता हूँ, कोई सूचना मांगता हूँ और यदि मुझे रीजनल लैंग्वेज में दी जाती है तो वो फिर तो मैं समझ नहीं पाऊँगा, क्लियर। या गुजरात जाता हूँ तो मैं नहीं समझ पाऊँगा। या फिर वहीं के स्थानीय या लोकल लोग भी हैं, मान लीजिए कि किसी गुजराती ने गुजरात सरकार से सूचना मांगी और यदि उसको सिर्फ और सिर्फ उस बंदे को सिर्फ और सिर्फ गुजराती भाषा ही समझ में आती है और उसको सूचना यदि अंग्रेज़ी में दिया जाए तो वो उस चीज़ को समझ नहीं पाएगा। सूचनाएं तो उसको उपलब्ध करवा दी गई लेकिन उस व्यक्ति के लिए उस सूचनाओं का कोई मतलब नहीं रहा। तो इस लैंग्वेज बैरियर को क्या करने की ज़रूरत है, ख़त्म करने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद कल्चरल बैरियर भी है। कल्चरल बैरियर का जहाँ तक सवाल है तो समझिए, एक जो सरकारी कर्मचारी के अंदर ये संस्कृति सी बन गई है और काफ़ी दिनों से चल रहा है। इस कारण से एक रूढ़ी के रूप में आप कह सकते हैं, एक परंपरा के रूप में हो चुका है कि देखिए कि वो सूचनाओं को कम से कम देना पसंद करते हैं और जितना हो सके गोपनीयता को रखना पसंद करते हैं। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं ख़त्म करने की ज़रूरत है क्योंकि सूचनाओं को देने में ये सारे तमाम क्या हैं, बाधाएँ हैं। अब देखिए कि लेकिन बात सिर्फ सरकार की तरफ से नहीं है, ये परेशानी सिर्फ सरकार की तरफ से नहीं आ रही है कि भाई कल्चरल वो है कि कल्चर के मुताबिक वो संस्कृति जो पनप गई है और जो चल रही है बहुत दिनों से। ऐसा है कि बहुत दफ़े जो सूचनाएं ली जाती है उसका क्या किया जाता है, दुरुपयोग भी किया जाता है आम जनता के द्वारा। बहुत बार बहुत सारे जो ऑफिसर्स होते हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स को आप देखिए कि कहीं ना कहीं बदनाम करने के लिए ऐसा किया जाता है। और इसका क्या है कि जो पब्लिक बॉडीज यानी कि जो सरकार की जो निकाय है उसके ऊपर इसके क्या पड़ते हैं, नकारात्मक असर पड़ते हैं। क्या पड़ते हैं, नकारात्मक असर। अब देखिए इसके अलावा और क्या है बैरियर्स, एक तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। अब देखिए कि बहुत सारी सूचनाओं के लिए जो अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं वो अपने आप में डिसीजन मेकिंग लेवल पे नहीं होते हैं, यानी कि जो सबऑर्डिनेट स्टाफ होते हैं वो डिसीजन मेकिंग लेवल पे नहीं होते हैं। उनको अपर एक्सलेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो संस्था में जो पद सोपान पे उच्च अधिकारी होते हैं उनसे बहुत दफ़े पूछना पड़ता है। और इस पूछने के कारण से होता क्या है कि एक बैरियर जैसी चीज़ें आती है और जितनी जल्दी वो उपलब्ध हो पाना चाहिए वो उपलब्ध नहीं हो पाता है। अब देखिए कि बहुत दफ़े आम लोगों के पास उतनी शिक्षा नहीं होती है कि वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का प्रयोग कर सकें। जैसे आपने देखा होगा बहुत दफ़े जब हम बैंक जाते हैं तो आपको कुछ ऐसे मतलब गरीब लोग या बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े लिखे लोग आपको बोलेंगे कि देखिए ये फॉर्म भर दीजिए हमारे लिए, तो हम और आप उनकी सहायता भी करते हैं, क्लियर। अब जैसे आप खुद से ये कर पाओ और किसी के द्वारा करवाओ, दोनों में फ़र्क आ जाता है।
ठीक है, तो उसमें समय जाता है और बहुत दफ़े आलस्य के कारण से ऐसी सूचनाएं नहीं भी मांगी जाती हैं उन गरीब के द्वारा या उन कम पढ़े लिखे लोगों के द्वारा, कि जिससे कि यदि सूचना उपलब्ध हो पाती तो वो बेहतर स्थिति में होते हैं। तो ये एक इलिटरेसी और डिसेबिलिटी एक कारण तो है ही। अब देखिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि इसमें है क्या पूरा का पूरा। ठीक है, जस्ट देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को लागू कब किया गया? सबसे पहले तो स्वीडन में किया गया। ये तथ्यात्मक चीज़ें हैं, ठीक है, ये क्या है? तथ्यात्मक चीज़ें हैं। सबसे पहले 1766 ईस्वी में फिनलैंड में, देखो ये थोड़ा सा मैं आपको क्रोनोलॉजी बता रहा हूँ। फिनलैंड में 1951 में शुरू हुआ, उसके बाद कहाँ 1766 और फिर जाके 1951 में। फिर देखिए कि डेनमार्क और नॉर्वे 1970 में यहाँ पर शुरुआत हुई। ये पूरा टाइमलाइन है। यूएसए की यदि बात की जाए तो वहाँ पर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के रूप में 1966 में आया। और ऑस्ट्रिया जो कि यूरोप की कंट्री है, फ्रांस, नीदरलैंड, यहाँ पर 1970 के दशक में आ चुका था। अब देखिए कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 1982-83 के आसपास आया। साउथ अफ्रीका ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, मतलब देखिए एक एक्ट होता है और एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? किसी भी देश का मूलभूत कानून होता है जिसको देखते हुए दूसरे कानून बनाए जाते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यदि किसी चीज़ को कोई व्यवस्था या प्रावधान कर दी गई तो उसको बदलना या संशोधित करना या अमेंडमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। उसके लिए बहुत दफ़े, जैसे भारत में ही देखिए तो 2/3 बहुमत की ज़रूरत होती है। लेकिन यदि कोई एक्ट है और उसको रिपील करने की या ख़त्म करने की ज़रूरत है, जैसे कि अब आप देखिए कि अभी हाल फिलहाल का उदाहरण ले लेते हैं कि अब जो नई शिक्षा नीति 2020 की लाई गई है, उसमें व्यवस्था क्या है? उसमें व्यवस्था है कि अब 4 साल का डिग्री कोर्स होगा। यूजीसी जैसी संस्थाएं जो होगी अब नहीं होगी। अब यूजीसी तो एक एक्ट के तहत आया, अब उसको हटाने के लिए संसद में एक क्या लाना पड़ेगा? रिपील करना पड़ेगा। उसको हटाने के लिए लाना पड़ेगा, फिर से प्रस्ताव लाना पड़ेगा। और उस प्रस्ताव को पारित कैसे किया जाएगा? सिर्फ साधारण बहुमत से। तो यदि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रख दिया जाए तो उसमें संशोधित करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। और यदि किस में रखा जाए, एक्ट के तहत रखा जाए, तो बड़ी आसानी से हो सकती है। तो साउथ अफ्रीका में एक बड़ी बात यह है कि राइट टू इंफॉर्मेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट माना गया, जैसे कि हमारा फंडामेंटल राइट है पार्ट 3 के अंदर। अब देखिए, जापान अप्लाइज द लॉ ऑन द डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन टू द सेलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स ओनली। क्लियर? अब जापान ने ये कहा कि भाई इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करेंगे, लेकिन बहुत ही सेलेक्टिव, सभी को नहीं किया जाएगा। क्लियर? अब देखिए, यूनाइटेड किंगडम की यदि बात की जाए तो यहाँ पर 2000 में इसको क्या किया गया? इस चीज़ को पास किया गया। नाउ नेक्स्ट वन। अब देखिए कि इसके बेसिक फीचर्स क्या क्या हैं। अब देखना कि बेसिक फीचर्स क्या है। सिटीजन्स के बारे में देखिए तो लीगल राइट्स टू नो द डिटेल्स ऑफ द गवर्नमेंट रिकॉर्ड, मतलब सरकार के जो रिकॉर्ड हैं उनको जानने का उनके पास क्या है? कानूनी अधिकार है। और सिटीजन डू नॉट नीड्स टू डेमोस्ट्रेट व्हाई दे नीड द इंफॉर्मेशन। और एक नागरिक को ये अधिकार मिला हुआ है। अब सिटीजन को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये सूचना मैं मांग क्यों रहा हूँ सरकार को। अब देखिए कि सम रिस्ट्रिक्शन फॉर द प्रोटेक्शन, अब कुछ रिस्ट्रिक्शन ज़रूर लगाए गए हैं, किसके? राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे, किसी व्यक्ति के सुरक्षा के नाम पे। अब देखिए, लेकिन इसमें आप साथ में ये भी देखें कि बहुत सारे जो प्रोविजंस हैं
अपील करने के, यदि मान लो कि सूचनाएं मांगी गई आम नागरिक के द्वारा और वो सूचनाएं नहीं दी गई ना, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, अपील कर सकता है, ठीक है। और उसके जो ग्रीवांसेस, अभी देखेंगे इसमें इससे संबंधित क्या क्या है, ठीक है, उसके जो ग्रीवांसेस हैं या शिकायतें हैं, वो शिकायतें वो क्या कर सकता है, खत्म करवा सकता है अपील के माध्यम से, और वो सूचना जो उसने चाही थी वो उसको उपलब्ध हो पाएगा। अब भारत में इसका यदि टाइमलाइन देखें तो ये कैसे कैसे हुआ, समझिए कि ऑन द ईव ऑफ द लोकसभा इलेक्शन 1977, और यहाँ पर, ठीक है, जनता गवर्नमेंट थी, जनता पार्टी की सरकार थी मोरारजी देसाई की, और पहली नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट या गैर कांग्रेसी गवर्नमेंट थी। उन्होंने ये कहा कि देखिए हम अब क्या करेंगे कि ज़्यादा पारदर्शिता लाएंगे। देखिए इस राइट टू इन्फॉर्मेशन का बीज कहाँ पर बोया गया, वहाँ से चलते हैं। और जनता गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम क्या करेंगे भाई, ओपन गवर्नमेंट लाएंगे, मतलब ऐसी सरकार होगी जो कि खुली सरकार होगी, पारदर्शी सरकार होगी, लोगों को सूचना दी जाएगी, मुहैया करवाई जाएगी। और मोरारजी देसाई की सरकार ने क्या किया कि एक ऑफिशियल कमेटी गठित किया, और जिसने ये सजेस्ट किया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट यानी कि जो 1923 का था उसको बनाए रखा जाए, यानी कि जो सरकार की जो दस्तावेज हैं उसकी गोपनीयता को बनाए रखा जाए, मतलब उसको खत्म नहीं किया जाए। और ऐसी गोपनीयता ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के हिसाब से होती थी। यानी कि ये जो कमेटी बनाई गई थी मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा, उसने बोला कि देखिए हमें कोई किसी भी तरीके का क्या नहीं करना है, परिवर्तन नहीं करना है, और जो चीज़ें चल रही है वो बदस्तूर जारी रहेगी। अब जो नेक्स्ट जो इसमें है वो देखते हैं, जस्ट अब देखिए 1989 में लोकसभा का इलेक्शन होता है, ठीक है। जैसा कि गवर्नमेंट ने फिर से क्या कहा कि भाई हम क्या करेंगे, ओपन गवर्नमेंट लाएंगे, ठीक है, ओपन गवर्नमेंट लाएंगे, और आरटीआई को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखेंगे। आप समझना, जैसा कि आपने देखा कि साउथ अफ्रीका के अंदर है। लेकिन उसी बीच में एक अरुणा राय हैं, जिनको बाद में सूचना के अधिकार के लिए आंदोलन चलाने के लिए बाद में मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया। तो अरुणा राय के आप नेतृत्व में कहिए तो राजस्थान में एक मूवमेंट उन्होंने चलाई, और उसमें और जो नाम था जिस संगठन का वो क्या था, ये याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा है, मजदूर किसान शक्ति संगठन। क्लियर। अब इस मजदूर किसान शक्ति संगठन ने अब सबसे बड़ी बात जो इनकी रही कि एक जन सुनवाई की। जन सुनवाई कहने का मतलब पब्लिक हियरिंग, जहाँ पर लोग आते और अपनी जो व्यथा बोल लीजिए, अपनी शिकायतें बोल लीजिए, या जो सूचना वो चाह रहे थे वो सूचनाएं उनको नहीं मिल पाती, तो वो एक जन सुनवाई के माध्यम से बहुत क्या किया गया कि बताया गया कि देखिए इतने सारे लोग चाह क्या रहे हैं कि उनको क्या मिले, सूचना मिले। और सरकार को कहा कि आपको अकाउंटेबल होना ही पड़ेगा, मतलब आपकी जवाबदेहिता तय होगी। और जवाबदेहिता कैसे तय होगी, जब आप इंफॉर्मेशन दोगे। क्लियर। अब ये मूवमेंट था जो कि ये 1994 में शुरू हुआ, और सरकार को अंत में क्या करना पड़ा कि उनके जो अलग अलग डिपार्टमेंट के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थे और उसमें कैसे कैसे खर्च होता है, उन खर्चों को क्या करना पड़ा, बताना पड़ा। अब देखिए कि सो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड जस्टिस पीवी सावंत। अब टाइमलाइन में देखिए इंडिया में क्या है, फिर पीवी सावंत की अध्यक्षता में एक फिर से आयोग गठित की गई और कमेटी गठित की गई, और कहा गया कि आप भाई जो मॉडल बिल, ठीक है, यानी कि जो विधेयक लाया जाएगा उसका क्या करें, आप प्रारूप तय करें। अब देखिए तो 2000 में जो एनडीए की सरकार थी, नेशनल डेवलपमेंट अलायंस की जो सरकार थी, ठीक है,
उन्होंने क्या किया कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल लाया। क्या लाया? फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल लाया। लेकिन उससे पहले 6 सरकारों ने, राज्य सरकारों ने ये बिल ला चुके थे और पारित भी कर चुके थे, जिसमें कि गोवा 1997 में, तमिलनाडु 1997 में, राजस्थान 2000 में, और महाराष्ट्र 2000 में, कर्नाटक 2000 में, और दिल्ली 2001 में। अब इसी बीच क्या होता है कि इवन सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया कि आरटीआई जो है, राइट टू इंफॉर्मेशन की यदि बात की जाए तो वो फंडामेंटल राइट है। किसके तहत? तो अंडर आर्टिकल 19(1)(a) के तहत राइट टू इंफॉर्मेशन है। यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इसके अंदर दिया गया है। क्या? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति बातों की अभिव्यक्ति तब कर सकता है, उसकी आज़ादी तब उसको मिल पाएगी जब उसके पास सूचनाएं हों, और इसीलिए आर्टिकल 19(1)(a) के तहत उनको राइट टू इंफॉर्मेशन भी दिया गया है। और अल्टीमेटली 2005 में क्या होता है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास होता है। क्लियर? तो ये किसान मजदूर संगठन के द्वारा जो आंदोलन शुरू की गई थी, उसका अंतिम परिणति कह सकते हैं आप कि 2005 में हुआ, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के रूप में। और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट चूँकि संविधान का हिस्सा नहीं है, तो ये क्या है, इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला, यानी कि कानूनी रूप मिला। अब देखिए आरटीआई के तहत क्या है कि भाई सरकार का जो काम है उसको इंस्पेक्ट किया जा सकता है, किसी डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट किया जा सकता है, उसके रिकॉर्ड को या जो सर्टिफाइड कॉपी है वो मांगा जा सकता है सरकार से। अब उस समय तो इंफॉर्मेशन डिस्क के थ्रू भी दी जाती थी, फ्लॉपीज़ हुआ करते थे, टेप हुआ करते थे, वीडियो कैसेट्स, इनके द्वारा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से उस समय जो थी वो मांगी जा सकती थी। ठीक है? और स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर या कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन स्टोर है वो सूचनाएं मांगी जा सकती थी। और जब ऐसा कहा जा रहा है तो इसमें ईमेल भी आते हैं, प्रेस रिलीज़ भी आता, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जो अनुबंध किए जाते हैं उसके बारे में भी पूछे जा सकते हैं सरकार से, और सरकार को सूचना देनी पड़ेगी। जो सैंपल्स हैं वो भी, सर्कुलर क्या नियमावली वगैरह जारी की गई, ऑलमोस्ट एनी फॉर्म ऑफ सोर्स ऑफ डेटा। अब देखिए डेटा और सोर्स ऑफ डेटा में फ़र्क है। डेटा जो आपको उपलब्ध हो पाती है आंकड़ों के रूप में, और सोर्स ऑफ डेटा कि कहाँ से ये आ रहा है। क्लियर? तो जो इस राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर सिर्फ डेटा ही नहीं बल्कि जो डेटा के स्रोत हैं उसको भी जानने का आपको अधिकार है मिला हुआ एक नागरिक के रूप में। और सबसे बड़ी बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? सिटीजन्स के लिए। अब देखिए इंफॉर्मेशन में डायरेक्टली इन द पोजीशन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी, मतलब जो सरकारी अधिकारी हैं उनके पास जो इंफॉर्मेशन है, क्लियर, या प्राइवेट सेक्टर विच कैन बी असेस्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटी। देखो या तो सरकार के पास कोई सूचना उपलब्ध है, अब बारीकियों को समझिए, या सरकार यदि प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर कोई ज्वाइंट वेंचर कर रही है, क्लियर, या पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन की बात है, मतलब सरकार के पास जो सूचना, अधिकारियों के पास जो सूचना उपलब्ध है वो मांगी जा सकती है। दूसरी बात, सरकार यदि किसी कंपनी के साथ मिलके कोई काम कर रही है और सरकार की यदि किसी सूचना तक पहुंच है तो उस सूचना तक सिटीजन की भी पहुंच हो सकती है। फिर इंफॉर्मेशन विथ प्राइवेट विच कैन नॉट असेस्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटी, लेकिन किसी प्राइवेट कंपनी के पास ऐसी कोई सूचना जो सरकार नहीं ले सकती तो वो नागरिक भी नहीं मांग सकता, या मांगा भी तो उसको नहीं मिलेगा।
यहाँ पर बात समझ लीजिए, सरकार के पास जो सूचना उपलब्ध है वो मुहैया करवाने पड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात, सरकार यदि किसी के साथ ज्वाइंट वेंचर या पीपीपी कर रही है और यदि सूचनाओं तक सरकार की पहुंच है तो वो पहुंच सिटीजन्स को भी मिलेगी। लेकिन यदि कोई सूचना प्राइवेट कंपनी से सरकार नहीं ले सकती कानूनी तरीके से, तो फिर सिटीजन्स भी उसको नहीं मांग सकते। अब देखें कि द स्टेट सो मोटो, अब देखिए मैंने पहले भी बताया कि राज्यों को क्या करना चाहिए, खुद से सो मोटो एक्शन लेना चाहिए। सो मोटो एक्शन कहने का मतलब स्वतः संज्ञान लेते हुए सूचनाएं प्रदान करनी चाहिए, और यदि सूचनाएं पब्लिक डोमेन में उपलब्ध होगी तो नागरिक कम मांगेंगे। अब देखिए सिटीजन राइट अप एप्लीकेशन, ठीक है, सिटीजन क्या करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं पीआईओ को, ठीक है, जो प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं, ठीक है, या सीपीआईओ को, सेंट्रल लेवल पे जो पीआईओ होते हैं या स्टेट लेवल पे, एक प्लेन पेपर पे देते हैं। देखिए प्रावधान क्या है, और पीआईओ क्या करता है, उसको 30 दिन के अंदर वो सूचना जो मांगी गई उपलब्ध करवाएगा, क्लियर। और रिजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ 11 सबसेक्शन लिस्टेड इन द सेक्शन 8 ऑफ द आरटीआई एक्ट। अभी हम पढ़ेंगे इस चीज़ को। आरटीआई एक्ट का जो धारा 8 है, ठीक है, उसमें 11 सब्जेक्ट लिस्ट की गई है, उससे संबंधित यदि कोई सूचना मांगी जाए तो वो नहीं दी जाएगी। इंफॉर्मेशन कवरिंग करप्शन, अब देखिए कि यदि कोई इंफॉर्मेशन है जो कि करप्शन से संबंधित हो, भ्रष्टाचार से संबंधित हो और मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित हो, ध्यान देना, मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित हो, और जो शेड्यूल सिक्योरिटी एजेंसी है, मतलब जैसे कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं सरकार के, या फिर आईबी वगैरह है या सीबीआई वगैरह है, ठीक है। तो अब इसमें जो प्रावधान है वो समझिए कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि भ्रष्टाचार से संबंधित हो या मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित हो, और कोई शेड्यूल सिक्योरिटी एजेंसी है जो कि सेकेंड शेड्यूल में है 2005 के आरटीआई एक्ट में, तो उसके बारे में सूचना 45 दिन के अंदर उपलब्ध करवानी पड़ेगी। लेकिन इससे पहले जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे, उनसे क्या मांगनी पड़ेगी, इजाज़त मांगनी पड़ेगी, तब जाके सीआईसी के द्वारा दिया जाएगा। अब देखिए कि किस किस को आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया। इंफॉर्मेशन, ऐसा इंफॉर्मेशन जो कि प्रीजुडिशियली अफेक्ट, जो कि प्रभावित करेगा देश की एकता और अखंडता को, वो नहीं दिया जाएगा, क्लियर। सुरक्षा को यदि प्रभावित करेगा तो नहीं दिया जाएगा। यदि कोई रणनीतिक या कोई वैज्ञानिक सूचना है या जिससे देश के आर्थिक हित को घाटा हो सकता है, वो नहीं दिया जाएगा। यदि किसी सूचना के दिए जाने से, ध्यान देना, कि किसी दूसरे देश के साथ हमारा संबंध बिगड़ता है तो वो सूचना सिटीजन को नहीं दी जाएगी। और यदि ऐसी कोई सूचना जिससे कि हिंसा भड़काया जा सके या भड़क सकता हो, तो ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी। ऐसा आरटीआई एक्ट में ही दिया गया। अब देखिए कि इसमें सीधे तौर से, स्पष्ट तौर से ये बिल्कुल मनाही कर दी गई है कि यदि कोर्ट या ट्रिब्यूनल के द्वारा कोई यदि ऑर्डर दिए गए तो उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, तब जब कोर्ट कह दे कि इसको आपको प्रेस में रिलीज़ नहीं करना है या प्रेस में नहीं देना है तो। और डिस्क्लोजर विच में लीड टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, या ऐसी कोई सूचना जो प्रदान करने से न्यायालय की अवमानना होती हो, कंटेम्प्ट होती हो, तो ऐसी स्थिति में ये सूचनाएं नहीं दी जाएगी। तो ये कुछ प्रावधान है जिसके तहत सूचनाओं को एग्जेम्प्ट किया गया कि इसके बारे में नहीं दी जाएगी। अब देखिए कि ऐसी कोई सूचना जो कि संसद या राज्य विधायिका की जो विशेषाधिकार है, उस विशेषाधिकार का हनन करता हो, तो वो नहीं दी जाएगी। जैसे संसद में लोकसभा के अध्यक्ष को या जो
वाइस प्रेसिडेंट हैं जो कि राज्यसभा के क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं, उनको ये अधिकार होता है कि मतलब किसी भी कार्रवाई को या किसी भी उक्ति को, जो कुछ भी चीज़ें कही गई, स्टेटमेंट दी गई संसद के अंदर, उसको यदि नियमावली के हिसाब से नहीं है तो उसको एक्सपंज कर सकते हैं, हटा सकते हैं। समझना इस चीज़ को। तो अब ऐसा यदि एक्सपंज कर दिया जाए तो ये सूचना यदि मांगी जाएगी तो नहीं दी जाएगी। अब देखिए, इंफॉर्मेशन में कुछ भी इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे कि कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस की चीज़ें हों, ट्रेड सीक्रेट हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित चीज़ें हों, ठीक है, और ऐसी सूचनाएं जिससे किसी थर्ड पार्टी को क्या हो रहा हो, हार्म हो रहा हो, ठीक है, तो वो सूचनाएं नहीं दी जाएगी। फिर से ये समझिए, ये नहीं दी जाएगी जब तक कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो अधिकारी इसके लिए भाई नियुक्त है, ठीक है, वो सेटिस्फाई हो जाए, उसको संतुष्टि हो जाए कि भाई लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में इसको दिया जाना चाहिए, यानी कि लोक हित के हिसाब से इसको दिया जाना चाहिए। अन्यथा कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस की बात की जाए या फिर ट्रेड सीक्रेट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें नहीं दी जाएगी, ये सूचनाएं नहीं दी जाएगी। कंपिटेंट अथॉरिटी ने कह दिया, इट्स वेल एंड गुड, नहीं तो ये उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा। अब देखिए, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा चल रही थी कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जो सेक्शन की यदि बात की जाए, शेड्यूल 2 के अंदर क्या है कि कुछ जो एजेंसी है इसके बारे में सूचनाएं नहीं दी जाएगी जब तक कि वो करप्शन चार्जेस से रिलेटेड ना हो, पहली बात, या फिर ह्यूमन राइट वायलेशन का मामला ना हो, और इसमें भी तब दी जाएगी जब CIC से इजाज़त मिल जाए। और ऐसे कौन कौन से हैं तो देखते चलना, ये फहरिस्त काफ़ी लंबी है। इंटेलिजेंस ब्यूरो, फिर देखिए डायरेक्टरेट ऑफ द जनरल इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, देखते चलिए, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, सेंट्रल इकोनॉमिक एंड इंटेलिजेंस ब्यूरो, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट एंड नारकोटिक्स कंट्रोल, मादक द्रव्यों से संबंधित है, एविएशन रिसर्च सेंटर, क्लियर। ये सारे जो हैं इसके बारे में सूचनाएं नहीं दी जाएगी। और ये फहरिस्त अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये काफ़ी बड़ा सा फहरिस्त है। देखिए इसमें कि और कौन कौन है, कौन कौन सी एजेंसियां शामिल हैं, वो देखते हैं। देखिए, फिर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस, CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, आसाम राइफल्स, स्पेशल सर्विस ब्यूरो, स्पेशल ब्रांच CID जो होती है अंडमान निकोबार की खास करके, इसके अलावा क्राइम ब्रांच CIDCB जो है दादरा एंड नागर हवेली का, स्पेशल ब्रांच लक्षद्वीप पुलिस का, ठीक है, और एजेंसी जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पे नोटिफिकेशन के द्वारा कह दिया जाए कि भैया इसके बारे में सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी जब आम नागरिक मांगेगा। तो लेकिन बस इसमें यह है कि दो यहाँ पर छूट दी गई है कि यदि ये भी एब्सोल्यूट नहीं है कि भाई आप BSF से या इंटेलिजेंस ब्यूरो से या CBCID से यदि आप इंफॉर्मेशन मांगते हो तो नहीं ही दी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 मामले ऐसे हैं, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था, एक तो मानवाधिकार उल्लंघन का मामला और दूसरा जो है वो क्या है कि आप देखिए दूसरा जो है करप्शन के चार्जेस का। इस मामले में यदि सूचना मांगी जाए तो आपको उपलब्ध करवानी पड़ेगी और इसके लिए या तो CIC से या SIC से आपको क्या लेना पड़ेगा, इजाज़त लेनी पड़ेगी। अब एक चीज़ ये देखिए, अब और भी मुद्दे हैं इसके साथ कि रॉन्ग एड्रेसल ऑफ एप्लीकेशन, मतलब आपको सूचना लेनी थी एक जगह से लेकिन आपने क्या कर दिया, अपना एप्लीकेशन किसी और डिपार्टमेंट को या किसी और मंत्रालय को भेज दिया। तो ऐसी स्थिति में जो PIO है उस डिपार्टमेंट का, वो क्या करेगा, जो कंसर्न जो डिपार्टमेंट है जहाँ पर वो एक्चुअल में जाना चाहिए था, वो राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत जो एप्लीकेशन है उसको उपलब्ध करवा देगा और इसके लिए 5 दिन का वक्त दिया गया है।
यानी कि आप जान लीजिए कि पहले का 30 दिन तो ऐसे दिया जाता है और ऊपर से 5 दिन और, यानी कि 35 दिन के अंदर वो सूचना देनी पड़ेगी। और आफ्टर दैट सेम रूल अप्लाई, और उसके बाद सेम रूल अप्लाई मतलब फिर 30 दिन के अंदर सूचना दे। मतलब कुल मिला के 35 दिन का क्या मिल जा रहा है यहाँ पर, वक्त मिल जा रहा है। थोड़ा से बारीकियों को देखते चलते हैं। देखिए अब यहाँ पर प्रावधान समझिए और थोड़ी सी बारीकियों को समझिएगा। पीआईओ जो है वो इन्फॉर्मेशन ज़रूर से दे, ठीक है, एक तो समय से दे, लेकिन ऐसा इन्फॉर्मेशन ना दे जो कि क्या हो, थोड़ा सा संदेहास्पद जैसा हो, जिसमें क्लैरिटी की कमी हो या फिर इनकम्प्लीट या अपूर्ण इन्फॉर्मेशन ना दे। क्लियर। और यदि ऐसा कोई वेग या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाता है या फिर मना कर दिया जाता है पीआईओ के द्वारा कि भैया हम इस मामले में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, तो वो व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति जो एग्राइव्ड सिटीजन है, वो कहाँ पर जा सकता है कि फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी, एफएए कहते हैं। और एफएए कौन होगा, पीआईओ से जस्ट जो सीनियर ऑफिसर होगा वो क्या होता है, एफएए होता है। अब देखिए, लेकिन एफएए के पास एक अधिकार है, जब फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी के पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है ना, तो वो पीआईओ को चाहे तो माफ़ भी कर सकता है, लेकिन माफ़ करने का क्या होना चाहिए, एक रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए, मतलब एक तार्किक आधार होना चाहिए। नहीं कि यूँ नहीं कि भाई अपने ही ऑफिस के जूनियर लोग हैं इनको माफ़ कर दे, ऐसा नहीं, ठीक है। हो सकता है कि पीआईओ बीमार हो और जो फॉरेन टूर वगैरह पे हो, किसी कारण से, जेन्युइन कारण से यदि सूचना नहीं दे पाता है, तो जो फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी है वो क्या कर सकता है, उसको माफ़ भी कर सकते हैं, कंडोन कर सकते हैं। अब देखिए कि अब एफएए डिसीजन इज बाइंडिंग ऑन द पीआईओ, और फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी ने जो कुछ भी निर्णय दिया वो क्या होता है, बाध्यकारी होता है, किसके ऊपर, पीआईओ के ऊपर, उसको मानना ही पड़ेगा। लेकिन अब मान लो कि फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी ने कोई मतलब आदेश दिया और उस आदेश से अभी भी यदि सूचना नहीं मिली या इनकम्प्लीट मिली या वेग मिली, ठीक है, या डिनाई कर दिया गया उसके बाद भी, तो वो व्यक्ति, वो पीड़ित व्यक्ति या सिटीजन क्या जा सकता है, सेकेंड एपेलेट अथॉरिटी जा सकते हैं। अब सेकेंड एपेलेट अथॉरिटी कौन होता है, वो सेंट्रल सीआईसी या स्टेट लेवल पे तो स्टेट सीआईसी। क्लियर, सेंट्रल सीआईसी या स्टेट लेवल पे स्टेट सीआईसी। अब देखिए, तो अब सेकेंड एपेलेट अथॉरिटी की यदि बात की जाए, इज अ बाइंडिंग अपॉन द एप्लीकेंट। अब इस बार जो आवेदन करता है, जो एग्राइव्ड सिटीजन है, उसके ऊपर सेकेंड एपेलेट अथॉरिटी की जो डिसीजन होगी वो क्या होगी, बाध्यकारी होगी, वो मानना ही पड़ेगा। हाँ, अभी भी यदि वो नहीं मानना चाहता है, क्लियर, उसको लग रहा है कि अभी भी कुछ ना कुछ कमी रह गई है, जानबूझ के सूचना नहीं दी जा रही है, इनकम्प्लीट दी जा रही है, ध्यान देना, या अस्पष्ट दी जा रही है, तो वो अब हाई कोर्ट जा सकता है। क्लियर, और हाई कोर्ट के निर्णय को फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है जुडिशियल रिव्यू के हिसाब से। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है, ठीक है। तो शुरुआत में यदि जाते हैं तो 30 दिन का वक्त है, उसमें सूचना देनी है। क्लियर, यदि गलत जगह पे एड्रेस किया गया तो 5 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो विभाग इससे संबंधित है उसके पास वो एप्लीकेशन भेजनी पड़ेगी, कुल 35 दिन का मिलेगा। अब देखिए कि यदि किसी को लगता है कि सूचनाएं क्या है, अस्पष्ट है, क्लियर, अपूर्ण है या हमें मना कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में वो फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी को क्या दे सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है, जो कि पीआईओ का सीनियर होता है। अब उसके जो फैसले हैं, यदि उसको लगे सिटीजन को कि ये हमारे पक्ष में नहीं गया, तो वो फिर क्या कर सकता है, सेकेंड एपेलेट अथॉरिटी, जो कि सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल सीआईसी और स्टेट लेवल पे स्टेट सीआईसी, अब इनका जो फैसला है वो एप्लीकेंट के ऊपर मैंडेटरी है, मानना पड़ेगा। यदि अभी भी सिटीजन को लग रहा है कि नहीं जी अभी भी हमारे साथ गलत हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट जा सकता है और हाई कोर्ट के फैसले को फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है। अब देखिए,
कहा जा रहा है कि 5 days shall be added to the response time if application is given to the assistant PIO। अब देखिए, या तो गलत आपने एड्रेस दिया, गलत एड्रेस पे एप्लीकेशन भेज दिया, तब भी एक्स्ट्रा 5 days, और यदि PIO के जगह आपने असिस्टेंट PIO को क्या दे दिया, एप्लीकेशन दे दिया, तब भी एक्स्ट्रा 5 days मिलेगा। अब देखो कि यदि, लेकिन अब यहाँ पर प्रावधानों को समझने की ज़रूरत है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से जितनी ज़रूरत है उतनी मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। अब देखिए कि ये भी समझिए, यदि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो, आपने एप्लीकेशन दिया और कोई थर्ड पार्टी यदि इन्वॉल्व हो, तो ऐसी स्थिति में 40 दिन का वक्त होते हैं। 30 दिन जनरल में, यदि एड्रेस गलत कर दिया आपने तो 5 दिन एक्स्ट्रा, यदि आपने असिस्टेंट PIO को दे दिया तो 5 दिन एक्स्ट्रा, मतलब इन केस में 35 दिन, और यदि थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो 40 दिन का। अब देखिए कि यदि जानबूझ के ऑफिसर्स, अब समझना इसको, जानबूझ के जो ऑफिसर हैं या जो संबंधित अधिकारी हैं वो नहीं देते हैं, सूचना नहीं देते हैं, मना कर देते हैं, और उनका कुछ इरादा सही नहीं है, मेलाफाइड इंटेंशन है, गलत इरादे से यदि ऐसा करते हैं, तो फिर क्या होगा कि इनके कंप्लायंस को, मतलब RTI को के तहत जो आपका अधिकार है उसको मनवाने के लिए क्या है भाई, 250 रुपये का जुर्माना डेली लगाया जा सकता है उस अधिकारी के ऊपर जिसने कि जानबूझ के सूचना नहीं दी है, ठीक है। और प्रत्येक जितने दिन आप लेट करेंगे एक अधिकारी के रूप में, उतने ही प्रतिदिन 250 रुपये आपके पेनल्टी में जुड़ता जाएगा, और ये पेनल्टी बढ़ते बढ़ते अधिक से अधिक 25,000 तक जा सकता है, ध्यान देना। लेकिन अब देखिए कि ये पेनल्टी जो है वो सरकार के खाते से नहीं ली जाएगी, उस अधिकारी के निजी खाते से ली जाएगी जिसने इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया है, क्लियर। और यदि वो कर्मचारी रिटायर कर जाता है तो उसके पेंशन से ली जाएगी, यदि पेंशन भी मिलना बंद हो चुका है तो उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसकी कुर्की जब्ती की जाएगी, कन्फिस्केट किया जाएगा, लेकिन पैसे या जुर्माना वसूले जाएंगे, एक डिटरेंस के रूप में ये प्रावधान रखा गया है, क्लियर। अब देखिए क्या है आगे। अब मान लो कि कोई अधिकारी कहता है कि चलिए जी 25,000 वगैरह से हमारे पास तो बहुत फर्क नहीं पड़ता, बार बार ऐसा करता है, तो फिर क्या हो सकता है कि जो उसके ऊपर विभागीय कार्रवाई शुरू हो सकती है, क्लियर। और ये जो विभागीय कार्रवाई जो शुरू होगी वो किसके द्वारा, CIC के द्वारा या SIC के द्वारा किया जाएगा। अब प्रोविजंस और भी देखते हैं क्या है कि एप्लीकेंट में नॉट डिस्क्लोज आइडेंटिटी। अब मैं यदि सूचना मांग रहा हूं तो कोई जरूरी नहीं कि मैं बताऊं कि मैं कौन व्यक्ति हूं, मेरा घर का पता क्या है, ठीक है, और घर का पता भी दे दिया, मेलिंग एड्रेस दे दिया, तो कोई जरूरी नहीं कि उसमें मैं अपना नाम रखूं। मतलब मेरा अपनी आइडेंटिटी को छिपा के रखने का अधिकार मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि बहुत दफ़े यदि ऐसे अधिकारीगण से कोई सूचना ली गई और वो कुछ रिटेलिएशन जैसी चीज़ें करते हैं, ठीक है, नाहक परेशान करते हैं, तो इस चीज़ से बचने के लिए इंफॉर्मेशन सीधे तौर से एड्रेस पे मांगी जा सकती है। अब देखिए कि RTI एक्ट जो है वो 2005 में लाया गया, काफ़ी प्रभावी रहा है, लेकिन फिर भी इसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। अब देखिए समस्याएं क्या हैं। लॉज कंट्रेरी टू द RTI एक्ट। अब RTI एक्ट्स के उलट ध्यान दीजिए, देखिए RTI एक्ट के उलट यदि देखें तो है क्या, मतलब RTI क्या कहता है, एक्ट क्या कहता है कि इन्फॉर्मेशन जितना दे सकें, शेयर कर सकें उतना अच्छा है। लेकिन कुछ एक्ट्स के जो कुछ प्रावधान हैं वो RTI के जो ऑब्जेक्टिव है उसमें जो कुछ भी हासिल करना चाह रहे हैं वो उसके उलट जाता है। इसमें सबसे पहले तो देखिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का, जैसे कि मैंने पहले भी चर्चा की थी आपसे, और उसके बाद जो, और उसमें क्या है, सेक्शन 5 है, क्या है, सेक्शन 5 है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का, और उसमें जो प्रावधान है वो देखिए क्या है। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, जासूसी करता है,
या कुछ जो गोपनीय जो सूचनाएं हैं उसको शेयर करता है इंफॉर्मेशन को, चाहे वो गोपनीय सूचना सरकार का कोई दस्तावेज हो, कोई फोटोग्राफ हो, कोई स्केच हो, कोई मैप हो, कोई प्लान हो, कोई मॉडल हो, कोई ऑफिशियल कोड पासवर्ड हो, तो ऐसी स्थिति में वो क्या है, पनिशेबल है। क्लियर, पहली बात। दूसरी बात आप देखिए कि दूसरा जो कानून जो कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न कर रहा है वो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, क्लियर, 1872 का भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो, और उसकी जो धारा 123 है। स्पेसिफिकली आप इसको याद रखेंगे और मेंस आंसर राइटिंग के समय में यदि इन चीज़ों को आप उल्लेख करते हैं कि चुनौतियां क्या क्या है, तो सर्टेनली यू कैन फेच मोर मार्क्स देयर। क्लियर, ज़्यादा आप मार्क्स ले पाएंगे। अब देखिए कि अब सेक्शन 123 में क्या है, एविडेंस एज एन अफेयर्स ऑफ द स्टेट। क्लियर, तो यदि आपने कोई साक्ष्य सबूत यदि रखे, क्लियर, नो वन शैल बी परमिटेड टू गिव एनी एविडेंस फ्रॉम अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड एक्सेप्ट प्रोविजंस ऑफ द ऑफिसर्स एट द हेड ऑफ द परमिशन एट द हेड ऑफ द। अब देखिए कि कोई भी व्यक्ति ऐसी सूचनाएं दूसरे को प्रदान नहीं कर सकता है जो कि सरकार के रिकॉर्ड में तो है लेकिन उसको प्रकाशित नहीं किया गया, और सरकार के रिकॉर्ड में है और प्रकाशित नहीं किया गया है, तब वो सूचना सिर्फ और सिर्फ जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो कह दे तभी दिया जा सकता है। अब देखिए कि ये क्या दिखलाता है, कहीं ना कहीं कॉलोनियल लिगेसी को दिखलाता है। किस चीज़ को दिखला रहा है, कॉलोनियल लिगेसी को दिखला रहा है। अब इसमें समझिए कि जो उस समय क्या था कि आम नागरिकों के ऊपर पुलिस हो या अधिकारीगण हो जो अंग्रेज़ों के समय में, वो ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। उनको लगता था कि ये कहीं ना कहीं रिवोल्यूशनरी चीज़ों के लिए, क्रांतिकारी चीज़ों के लिए या सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो एक आर्किक लॉ है जो कि आज भी चल रहा है, ठीक है। और फिर देखिए रूल 11 ऑफ द सेंट्रल सिविल, अब इसके अलावा देखिए रूल 11 जो है किसका, सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स का, ठीक है, 1964, ये कहता है, ठीक है, हैज़ टू बी मॉडिफाइड। क्लियर, उसको बदलने की जरूरत है क्योंकि उसमें मेंशन क्या है, ये देखिए, ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट टू डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन एंड नॉट टू रिस्ट्रिक्ट इट फ्रॉम द पब्लिक डोमेन। अब सरकार के जो अधिकारी हैं उनका ये ड्यूटी है, क्लियर, ये रोकता है। अब उसमें ये जरूर मेंशन किया जाना चाहिए कि सरकार के अधिकारी का काम क्या है, सूचनाओं को प्रदान करना, ना कि सूचनाओं को रोकना, अब देखिए कि प्रोविजंस ऑफ द लॉ नॉट फुलफिल्ड इन द स्पिरिट। अब 2005 में जो ये कानून लाया गया उसके जो प्रावधान है उसको यदि देखा जाए तो उसके लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो नहीं किया गया। देखिए इसमें है क्या कि इसमें 2005 के जो आरटीआई एक्ट है उसमें ये दिया गया है कि जैसे ही आरटीआई एक्ट लागू होगी उसके 120 दिन के अंदर, ठीक है, गवर्नमेंट के जो अधिकारीगण हैं वो क्या करेंगे, 16 तरह के इंफॉर्मेशन देंगे लोगों को। अब 16 तरह की तो बात छोड़िए, एक भी तरह का इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, ठीक है, और नॉट ए सिंगल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन क्लेम टू रियली कंप्लाइड विद दिस। और एक भी ऐसी सरकारी संस्थाएं, विभाग या मंत्रालय या मिनिस्ट्री नहीं है जो कि ये दावा कर सके कि हमने 16 तरीके के इंफॉर्मेशन में से एक भी तरीके का इंफॉर्मेशन लोगों को दिया है। मतलब यानी कि सरकार के विभाग ही इस चीज़ को फॉलो करने को तैयार नहीं है। अब देखिए कि इसमें क्या, इफ डिस्क्लोजर डन फेथफुली, यदि ये 16 तरीके का इंफॉर्मेशन जो दिया जाना है यदि सही मायने में इसको डिस्क्लोज किया जाता तो आज इतनी आरटीआई की ज़रूरत नहीं पड़ती, कम आरटीआई एप्लीकेशन होती। लॉट ऑफ आरटीआई एप्लीकेशन बिकम रिडंडेंट, वो क्या होता था, बेकार हो जाता, ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। तो ज़रूरत क्या है, इंफॉर्मेशन ऑलरेडी इन द पब्लिक डोमेन। यदि कोई इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है तो इससे क्या होगा, एक पारदर्शिता ही तो आएगी। और ऐसे सिविल सर्वेंट जो कि इंफॉर्मेशन को दे रहे हैं, ठीक है, दे रहे हैं,
उनको क्या किया जाना चाहिए, उनको रिवार्ड दिया जाना चाहिए, ठीक है, जो बड़े उत्साहपूर्वक इंफॉर्मेशन प्रदान कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, उनको रिवार्ड दी जानी चाहिए। अब देखिए कि आरटीआई सेज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मेक श्योर दैट द पीपल नो अबाउट द एक्ट। क्लियर, आरटीआई खुद कहता है ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को आरटीआई एक्ट के बारे में पता चले, ठीक है, लेकिन जो रूरल एरिया में आप चले जाइए तो सिर्फ मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 30% लोगों को इसके बारे में पता है, ठीक है। और यदि मतलब इंडियंस की बात की जाए और रूरल एरिया में चले जाएं आप, तो 10% और जोड़ लीजिए तो 30 जमा 10 यानी कि 40% लोगों को रूरल एरिया में पता ही नहीं है आरटीआई के बारे में। और भारत का यदि एवरेज देखें तो वो 30% है, थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लीजिएगा। क्लियर, अब देखिए आगे, अब देखिए सो क्रिएट अवेयरनेस, तो जरूरत क्या है, लोगों में जागरूकता फैलाई जाए कि आरटीआई को क्या किया जाना चाहिए, स्कूल के सिलेबस में रखा जाना चाहिए। अब देखिए कि ब्रांड क्रिएशन जैसी होनी चाहिए बात। देखिए आपको पता ही होगा कि जब भी इलेक्शन आता तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करती है, बहुत अलग अलग क्षेत्र के जो नामी गिरामी हस्ती है उसके द्वारा क्या करती है, प्रचार करवाती है। आरटीआई के मामले में अभी तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, तो ये ब्रांड क्रिएशन जैसी चीज़ जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। अब देखिए क्रिएट अवेयरनेस थ्रू द सिविल सोसाइटी, और अवेयरनेस जो है आम लोगों के जो मतलब आम लोगों के बीच में जो प्रबुद्ध लोग हैं उनके द्वारा भी क्या किया जाना चाहिए, अवेयरनेस उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। अब देखिए कि जो और बाधाएं हैं उसमें देखिए कि भाई जो पूरी प्रक्रिया संबंधी जो देरी होती है, फ़ी का जो फॉर्मेट है राजस्थान में यदि देखें तो वो थोड़ा सा महाराष्ट्र के अंदर देखें तो थोड़ा सा मुश्किल भरा है। आरटीआई एप्लीकेंट को अधिकतर ये कहा जाता है कि जो आप पेमेंट दे रहे हो वो सही फॉर्म में नहीं दे रहे हो, ठीक है, ड्राफ्ट के रूप में दिया जाना चाहिए, आपने इस रूप में दे दिया, ठीक है। ट्रेनिंग बहुत दफ़े नहीं होती है। सो सरकार को क्या करना चाहिए, जैसे कि जुडिशियल स्टैंप होते हैं उसी ढंग का आरटीआई स्टैंप लाना चाहिए 10 रुपये का, क्योंकि ये जो आरटीआई स्टैंप होगा वो बड़ी जल्दी आसानी से उपलब्ध होगा। आज के डेट में आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पैसे पे करने पड़ते हैं, तो इसके लिए आपको वक्त देना पड़ता है और तत्काल उपलब्ध नहीं हो पाता है। वक्त देने में के कारण से बहुत दफ़े लोग आरटीआई एप्लीकेशन लगाते ही नहीं है। तो जो शुरुआती पर्पस था, जो ऑब्जेक्टिव था आरटीआई एक्ट का 2005 का, वो आप देखिए तो सही ढंग से पूरा नहीं हो पा रहा है। तो होना क्या चाहिए, जो सजेशंस हैं कि 10 रुपये का आरटीआई स्टैंप जैसी चीज़ें हो जाए जो कि पोस्टल स्टैंप जैसी हो और पोस्टल डिपार्टमेंट से यानी कि पोस्ट ऑफिस वगैरह से ये उपलब्ध हो पाए। इसके बाद देखिए कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द ऑफिसर कंसर्न रिकॉग्नाइज एज आरटीआई फीड। क्लियर, और जो कंसर्न ऑफिसर कोई भी होगा वो फटाफट समझ जाएगा कि देखो ये आरटीआई स्टाम्प है, आरटीआई के लिए ही उपलब्ध है, मतलब एक स्पेसिफिक किया जाना चाहिए। अब देखिए इसके अलावा देखिए कि रिकॉर्ड कीपिंग। अब आरटीआई के तहत सूचना मांगी गई, लेकिन वो सूचना तो आप तब दे पाएंगे जब आपके पास रिकॉर्ड जो होगी, वो तो होती भी है लेकिन एक प्रॉपर वे में अरेंज हो। अब देखिए कि जब सरकारी ऑफिस का देखेंगे हिसाब किताब तो आप पाएंगे कि भाई मतलब बहुत अच्छे से व्यवस्थित नहीं है, ठीक है। इसीलिए डिपार्टमेंट को क्या करना चाहिए, एक तो रिकॉर्ड का इंडेक्स साइंटिफिक वे में रिकॉर्ड को रखना चाहिए और कंप्यूटराइज कर देना चाहिए कि जैसे जब चाहें जहाँ से चाहें सरकारी जो अधिकारी हैं वो इन्फॉर्मेशन को क्या कर पाएँ, रिट्रीव कर पाएँ, निकाल पाएँ। इसीलिए गवर्नमेंट कैन डिफेंड बिफोर सिविल सोसाइटी और कोर्ट। अब देखो गवर्नमेंट को अपने को डिफेंड करना पड़ेगा, बहुत दफ़े सिविल सोसाइटी के की बात की जाए और बहुत दफ़े कोर्ट में भी जब मामला पहुंचता है तो भाई उनके पास सूचनाएं उपलब्ध तो है लेकिन वो तुरंत निकाली जा सकती है यदि तो सरकार अपने आप को बेहतर रूप से डिफेंड करने की स्थिति में होगी। अब देखिए इंफॉर्मेशन की यदि बात की जाए, देखिए इसमें क्या है,
इंफॉर्मेशन सीकिंग जनरली नो नोडल एजेंसी इन डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री। अब देखिए कि क्षेत्रीय स्तर पे या मतलब जो कार्यालय हैं उसमें पीआईओ वगैरह होते हैं, लेकिन पूरे डिपार्टमेंट का एक हेड हो इंफॉर्मेशन के मामले का, या डिपार्टमेंट लेवल पे या मिनिस्ट्री लेवल पे, ऐसा नहीं है। क्लियर। और देखिए अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग जगह आपको जाना पड़ता है, डिफेंस के लिए अलग जाना पड़ता है, डिफेंस के अंदर भी आप देखिए कि किसी और काम के लिए एक जगह, दूसरे काम के लिए एक जगह, तो जो सिटीजन्स हैं दे हैव टू मूव फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, एक जगह से दूसरी। तो ऐसी स्थिति में वो आरटीआई करता ही नहीं है, कोई एप्लीकेशन ही नहीं देता। तो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन स्प्लिट अमंग डिफरेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ऐसा नहीं होना चाहिए। सीआईसी इन इट्स ऑर्डर, ठीक है, सीआईसी ने अपने ऑर्डर में कहा कि बड़े बड़े जो मंत्रालय हैं जैसे कि होम, डिफेंस, डिपार्टमेंट्स ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, या फिर एचआरडी जो कि अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो चुका है, उसके अंदर उसके अंदर जो आईटी सेल होना चाहिए जो कि ये सूचनाएं प्रदान कर पाए, दे पाए। अब देखिए प्रोसेस सिंप्लीफाइड, जरूरत क्या है, आरटीआई के प्रोसीजर को सिंप्लीफाई किया जाए। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर बिहार का लेते हैं। बिहार में जैसे कि प्राइवेट कंपनी के क्या होते हैं कि मतलब 24 आवर्स सर्विस लाइन होती है, वैसा ही पटना में खोला गया, और यहाँ पर आपके जो शिकायत करता है उसके कॉल को रिकॉर्ड किया जाता है, रिक्वेस्ट को जो संबंधित डिपार्टमेंट है वहाँ पर भेज दिया जाता है। अब आरटीआई रिक्वेस्ट नीड नॉट टू बी, अब इस समय तुरंत से आपसे फ़ी नहीं मांगी जाती है, जो कि बाद में आप क्या कर सकते हैं, इसको अलग से पे कर सकते हैं। क्लियर। तो इसको पूरे देश में एक अलग अलग राज्य क्या करें, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सेक्शंस हैं अलग अलग, या यूनिट्स हैं अलग अलग, या एजेंसियां हैं, उसको ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू कर सकती है। पायलट प्रोजेक्ट ऐसा होता है जो कि मान लीजिए कि 100 है ऐसे एजेंसी, उसमें से 10 में लागू करके देखा जाए, यदि सफल रहता है तो और भी पूरे 100 के 100 में लागू कर दी जाए। तो इसके अलावा जो सरकार को की जो ज़रूरत है, सरकार की जो ज़रूरत है वो क्या है कि वो MIS को लाए, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को लाए। अब देखिए कि अलग से कि इस पे अभी भी आरटीआई के ऊपर बहुत सारे विवाद चल रहे हैं। कुछ जो हाल फिलहाल में जो घटनाक्रम हुई है उसकी बात की जाए तो आरटीआई शुड बी एक्सटेंडेड टू द PPPs के लिए, मतलब अभी आपने देखा कि मैंने बताया कि एज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में यदि सरकार जिस जो सूचना नहीं ले सकती वो सूचना सिटीजन भी नहीं मांग सकता, तो इसको एक्सटेंड कर दिया जाए। उसके बाद एक तरह के दूसरा विवाद ये हो रहा है कि प्राइवेसी बिल और आरटीआई का, मतलब एक तरफ प्राइवेसी बिल क्या करता है कि सूचनाओं को रोकने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आरटीआई बिल की यदि बात, एक्ट की यदि बात की जाए तो वो क्या कहता है सूचनाएं दे। तो ये कंट्राडिक्टरी है। जस्टिस शाह की कमेटी एक बनी थी, ठीक है, उसने रिकमेंड किया था कि प्राइवेसी कमीशन सो कन्फ्लिक्ट इन द ऑफ द इंटरेस्ट, मतलब इन्होंने ये कहा था कि यदि आप प्राइवेसी कमीशन लाते हैं, ठीक है, गोपनीयता से संबंधित कोई आयोग लाते हैं, तो वो क्या होगा कि एकदम से खिलाफ जाएगा। अब एक तरफ CIC है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने के लिए बनाया गया, दूसरी तरफ प्राइवेसी कमीशन जो कि सूचनाओं को कम से कम उपलब्ध करवाने के लिए, तो ये आपस में क्या हो सकती है, कंट्राडिक्टरी हो सकती है। अब ये देखिए कि सेक्शन 8(1)J क्या कहते हैं, एनी इंफॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ विच will cause invasion of anybody's privacy need not to be given except when it would serve a large public interest, यानी कि कोई ऐसी सूचना जो किसी के गोपनीयता में, ठीक है, किसी के प्राइवेसी में, निजता में क्या करे, दखल अंदाजी करे, ठीक है, हस्तक्षेप करे, तो ऐसी सूचनाओं को देने की ज़रूरत नहीं है। तब तक देने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को ना सर्व करें। यदि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो नहीं दी जाएगी। CIC डिड नॉट कंसिडर इट लाइक दैट टिल नाउ। अब देखिए कि CIC इस चीज़ को अभी भी पसंद नहीं कर रहा है। अब देखिए कि लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है द स्कोप
इन केस ऑफ द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यदि कोई सरकारी मुलाजिम है और उसके खिलाफ यदि कोई विभागीय कार्यवाही चल रही है तो उस मामले में देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, देखिए और समझें थोड़ी सी बारीकियों को। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है कि द चार्जशीट एंड द रिलेटेड डॉक्यूमेंट वुड बी कंस्टिट्यूट एज ए पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो विभागीय कार्रवाई चल रही है, डिसिप्लिनरी एक्शन, अनुशासनात्मक कार्रवाई यदि चल रही है और उसके मामले में यदि कोई चार्जशीट दायर की गई है ना, तो भाई उसको आप शेयर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या माना जाएगा, प्राइवेट इंफॉर्मेशन और कहीं ना कहीं निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन माना जाएगा। अब कहा जा रहा है कि क्या सीबीआई को आरटीआई से बाहर निकाला जाना चाहिए। अब देखिए ये मुद्दा भी है कि देखिए आरटीआई का जो सेक्शन 24 है, धारा 24 जो है, वो कहता क्या है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि करप्शन से संबंधित ना हो, ठीक है, या ह्यूमन राइट वायलेशन से संबंधित ना हो, तो वो देने की ज़रूरत नहीं है सीबीआई की या अदर एजेंसीज जिसकी लिस्ट आपने देखे थोड़ी देर पहले। अब देखिए कि ये तभी दी जाएगी जब सीआईसी कह देगा। अब एक बड़ा ही चौंकाने वाला तथ्य आपके सामने मैं रख रहा हूँ कि 95% तक जो रिक्वेस्ट सीबीआई के पास जाती है इंफॉर्मेशन के लिए, वो उनके खुद के करप्शन से रिलेटेड बातें होती हैं। और उस मामले में यदि नहीं दी जा रही है सूचना तो ये अपने आप में गलत है। तो जो एजेंसी का पर्पस है वो तो फुलफिल नहीं कर पा रहा है। अब देखें तो सो हाउ आर दे आउट ऑफ एम्बिट ऑफ आरटीआई। तो भाई आप इसको आरटीआई से बाहर क्यों रख रहे हो? ऐसा ही मामला आप इंटेलिजेंस ब्यूरो की या रिसर्च एनालिसिस विंग और ऐसे बहुत सारे और भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं। अब देखिए गवर्नमेंट एज द लार्जेस्ट लिटिगेंट, अब सरकार खुद ही बहुत ज़्यादा मुकदमा दायर करती है। अब देखिए आपने पूरी की पूरी प्रक्रिया देख ली थी कि जो पीआईओ ने इंफॉर्मेशन नहीं दी, मना कर दिया, या थोड़े से कम इंफॉर्मेशन दिए, इनकम्प्लीट दिए, या फिर अस्पष्ट इंफॉर्मेशन दिए, तो ऐसी स्थिति में फर्स्ट एपीलेट ट्रिब्यूनल, फिर सेकेंड एपीलेट ट्रिब्यूनल जो कि सीआईसी वगैरह, और सीआईसी अधिकतर जो लोगों के पक्ष में ही फैसला सुना देती है। तो उस फैसले को सरकार क्या कर देती है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी लेवल रहा उस जगह पे चैलेंज कर देती है। तो सीआईसी ऑर्डर चैलेंज बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देमसेल्फ, खुद डिपार्टमेंट, और 99% जो सीआईसी का ऑर्डर है, ये बड़ा चौंकाने वाला है, 99% तक जो सीआईसी का ऑर्डर है उसको चैलेंज कर दिया जाता है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। एनी इंडिविजुअल अपॉइंटेड विद द अप्रूवल। अब देखिए कि कैसी कैसी बातें हो रही है कि यदि अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट ने किसी को अपॉइंट कर दिया, मान लेते हैं कि अब ऑलरेडी अपॉइंटमेंट तो हो चुकी है, अब उसके बारे में यदि पूछा जाए कि आप इंफॉर्मेशन दीजिए तो वो इंफॉर्मेशन मुहैया नहीं करवाई जाती है, जबकि लॉ जो है वो क्लियरली कहता है कि कैबिनेट पेपर विल नॉट, अब यहाँ पर कि कैबिनेट पेपर उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी, लेकिन जब ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है तो अब आपको देने में क्या दिक्कत है? डिसीजन इज इम्प्लीमेंटेड, द मैटर इज ओवर हो चुका, then all papers related to it will be disclosed, but government went to High Court of Delhi and there is a stay order। और ऐसे मामले में गवर्नमेंट कहाँ जा चुकी है? हाई कोर्ट में जा चुकी है, दिल्ली हाई कोर्ट में, और दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके ऊपर क्या लगाया हुआ है? अभी स्टे लगाया हुआ है। क्लियर? अब देखिए एक विवाद और राफेल का, नहीं कि सूचनाएं, सरकार ने कहा कि हम आपको सूचनाएं नहीं दे सकते हैं इस मामले में, क्योंकि ये मामला क्या है कि गोपनीयता का है। अब देखिए राफेल केस में समझिए सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया, क्लियर। और रिव्यू पिटीशन आप जानिए कि अंडर आर्टिकल 137 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, होता है। अब सेक्शन 22 ऑफ आरटीआई क्या कहता है? डिक्लेयर आरटीआई टू ओवर रीडिंग इफेक्ट ऑफ ओवर द ओएसए 23, ठीक है, 1923। अब देखिए
सरकार ने ये कहा कि देखिए ये 1923 के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन है, क्लियर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखिए वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 में आई थी और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब आई, 2005 में आई। और संसद ने पूरी बात को सुना होगा, समझा होगा, तब जाके आरटीआई एक्ट को पास किया हो गया। और पास करते समय उसने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का भी संज्ञान या कॉग्निजेंस जरूर से लिया होगा। तो संसद को तो ये पता था, तो संसद कहीं ना कहीं आरटीआई एक्ट को इम्पोर्टेंट देना चाह रही थी 1923 के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए ऐसा है कि हम ओवर रीडिंग पावर देते हैं आरटीआई को, किसके अगेंस्ट में, ओएसए के 1923 के अगेंस्ट में। अब देखिए सेक्शन 24 मैंडेट्स इवन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन ऑन करप्शन एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशन। हमने देखा इसको बार बार। और यहाँ पर जो राफेल के मामले में मुद्दा क्या था, करप्शन के चार्जेस का मुद्दा था, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं और आपको क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन ही सही, आपको सील बंद लिफाफे में हमें उपलब्ध करवाना पड़ेगा। अब देखिए कि सेक्शन 8(2) कंपेल्स द गवर्नमेंट टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन इफ, ध्यान देना, इफ पब्लिक इंटरेस्ट इन डिस्क्लोजर और टू विक्स द हार्म ऑफ द प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट, ठीक है। यदि खुलासा करने से लोगों का ज़्यादा फायदा होता हो, क्लियर, लोगों का ज़्यादा फायदा होता हो, और यदि जिसको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं उसको कम फ़ायदा होता हो, तो फिर लोगों के फ़ायदे को ध्यान में रखते हुए इसको क्या किया जाना चाहिए, कहीं ना कहीं डिस्क्लोज किया जाना चाहिए। अब देखिए कि राइट टू इंफॉर्मेशन अमेंडमेंट बिल 2000 जो कि बाद में एक्ट बन गया, अब इसमें प्रपोज नहीं अब किया जा चुका है कि सेक्शन 13 और 16 जो है आरटीआई एक्ट का, उसमें कुछ बदलाव किए गए। देखो अर्लियर सेक्शन 13 क्या कह रहा था कि जो टर्म होंगे किसके, सीआईसी के, और यहाँ समझना है, ठीक है, कि सरकार क्या आरटीआई एक्ट को कमज़ोर नहीं कर रही, इसके हिसाब से यदि देखें तो अंतिम फैसला इन जनरल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले या तो स्टेट सीआईसी देती है या सीआईसी देती है, सेंट्रल सीआईसी देती है। अब देखो कहीं ना कहीं इनके टर्म्स एंड ऑफिस को एक फिक्स करने की ज़रूरत है, और फिक्स थी भी। यदि उसमें कुछ बदलाव किया गया तो कहीं ना कहीं जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के जो स्वतंत्रता है, जो निष्पक्षता है, वो कहीं ना कहीं क्या होगी, प्रभावित होगी। अब देखिए क्या है कि टर्म ऑफ सीआईसी पहले 5 साल या 65 वर्ष का उम्र जो भी पहले होता था उसके हिसाब से ये होता था, क्लियर। और सैलरी जो और अलायंस जो होती थी वो सीआईसी की किसके बराबर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर की इलेक्शन कमिश्नर के बराबर। अब सरकार ने क्या किया, ये ध्यान देना कि अपॉइंटमेंट विल बी फॉर सच टर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जिस हिसाब से कहेगी उसके हिसाब से ये होंगे इनका टर्म। अब देखिए सेक्शन 16 क्या कहते हैं कि यही चीज़ स्टेट लेवल के सीआईसी और आईसी की, तो 5 साल या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। फिर से यहाँ पर कहा गया कि सरकार तय करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, इनका टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा। अब समझिए यदि सीआईसी के ऊपर या स्टेट सीआईसी के ऊपर या आईसी के ऊपर यदि तलवार लटकी रहे सरकार के द्वारा की तरफ से कि यदि आपने सरकार के खिलाफ यदि फैसला सुनाया, अब सरकार कितने संजीदा है ये तो आप देख ही रहे हो कि सीआईसी के मामले का 99% तक सरकार के द्वारा कोर्ट में चुनौती दे दी जाती है। तो कहीं ना कहीं इरादा यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट है। अब देखिए ओरिजिनल और प्रपोज्ड, क्लियर। जो सैलरी और अलायंस है सीआईसी का, स्टेट सीआईसी का, वो इलेक्शन कमीशन के बराबर, और स्टेट आईसी का चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के बराबर। अब प्रपोज्ड क्या किया गया कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अब ये पूरी जो व्यवस्था की गई है इसको क्रिटिसाइज कैसे किया जा रहा है कि भाई जो टर्म ऑफ ऑफिस है, सैलरी है, अलायंस है सीआईसी का या आईसी का, ठीक है, यदि केस टू केस बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करने लगे ना,
तो आरटीआई के लिए जो मेन अथॉरिटी है उसका इंडिपेंडेंट रहना, मतलब बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष रहना क्या होगा, मुश्किल होगा। अब थोड़ा सा सरकार के फेवर में भी पॉइंट्स को देखें। मेरा काम आपको पक्ष और विपक्ष दोनों में बताना है, ताकि जब क्वेश्चन में क्रिटिकली इवेल्युएट करने की बात की जाए, एनालाइज करने की बात की जाए, तो आप दोनों पक्ष रख के फिर अपनी ओपिनियन को रख सकते हैं। द मैंडेट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, ठीक है, देखिए, और सेंट्रल सीआईसी और इन सबों का डिफरेंट है। अब इलेक्शन कमिश्नर का जो काम है, ठीक है, अनुच्छेद 324 के तहत, ठीक है, ईसीआई का, और इन लोगों का अलग है। अब ईसीआई के डिसीजन को आप कोर्ट में यदि चैलेंज भी करने जाओ तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहती है नहीं जी, उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कंट्रोल रेगुलेट करने का अधिकार है इलेक्शन को, और वो मना कर देती है, खास करके यदि इलेक्शन की कोई प्रक्रिया चल रही हो, प्रोसेस में हो तो। लेकिन सीआईसी और एसआईसी के जो फैसले हैं वो सीधे तौर से आप देखिए सेकेंड एपेलेट अथॉरिटी होने के बाद वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। एक को चुनौती दी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अधिकतर किसके फेवर में जाती है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो उनकी जो स्वतंत्रता है, उनकी जो जिम्मेदारी है, और सेंट्रल सीआईसी या स्टेट सीआईसी की जिम्मेदारी को आप एक ही तराजू में नहीं तौल सकते, ये आर्गूमेंट रखा गया। फिर देखिए कि सीआईसी का स्टेटस यदि आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बराबर कर दिया, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो स्टेटस है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के जज के जजमेंट को तो चैलेंज नहीं किया जा सकता है, लेकिन सीआईसी के जजमेंट को चैलेंज किया जा सकता है। तो फिर से एक बड़ी विडंबनापूर्ण स्थिति यहाँ पर आ जा रही है। RTI Act did not give government rule making power and we are merely correcting these। अब सरकार क्या कह रही है कि RTI Act के तहत जो भाई हमने तो जो कुछ भी लेकुना थी RTI में, उस लेकुना को खत्म किया है, ठीक है, हम कोई अधिकार नहीं छीन रहे हैं सीआईसी से या एसआईसी से, ऐसा सरकार कह रही है। लेकिन देखिए पृष्ठभूमि को समझिए कि ये जो 2005 का जो RTI Act आया, उस समय के सर्कमस्टांसेस क्या थे और आज के सर्कमस्टांसेस क्या है। सरकार के जो नुमाइंदे, मतलब आज के सरकार के जो नुमाइंदे बीजेपी के या जो एनडीए के जो नुमाइंदे उस समय हुआ करते थे, कैबिनेट जो पार्लियामेंट्री कमेटी, उन्होंने उस समय क्या कहा था और अब क्या सरकार कह रही है, इस चीज़ को समझते हैं। देखिए बड़ा दिलचस्प सा है ये, ठीक है। अब देखो कि 2005 में जो ये बात आई थी, तो डिस्कस्ड बाय द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन द पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस लॉ एंड जस्टिस, यानी कि जो संसदीय समिति थी कार्मिक लोक शिकायत विधि एवं न्याय मंत्रालय के बारे में, और उसमें बीजेपी के भी मेंबर थे। मैं स्पष्ट तौर से, आप लिखना नहीं बीजेपी के मेंबर थे या ये बट, लेकिन उस समय जो आज की रूलिंग पार्टी है या रूलिंग डिस्पेंसेशन है, उसके क्या आर्गुमेंट थे, ऐसे करके आप नाम सीधे तौर से नहीं कहेंगे। आप समझिए इस चीज़ को कि रामनाथ कोविंद जो कि आज भारत के महामहिम राष्ट्रपति हैं, ठीक है, बलवंत आपटे और राम जेठमलानी, ये बीजेपी के मेंबर उस कमेटी के अंदर हुआ करते थे। अब देखिए ओरिजिनली क्या था, सैलरी जो थी सीआईसी की वो सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बराबर रखा गया था। सैलरीज जो थी आईसी की, यानी कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, वो एडिशनल सेक्रेटरी या जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बराबर रखा गया था, ठीक है। और पार्लियामेंट्री कमेटी उस समय EMS नथी छप्पन ने अपनी रिपोर्ट 2005 में दी थी। अब देखिए और उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि ये ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है, अब कि आईसी जो कि बाद में सीआईसी के नाम पे जाने रहे, उनको बराबर कर दिया जाए, किसके बराबर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर, ठीक है, और डिप्टी आईसी जो कि अब आईसी के नाम में जाने जाते हैं, वो इलेक्शन कमिश्नर के बराबर कर दिया जाए। अब देखिए मतलब शुरुआत में तो कुछ था ही नहीं ऐसा, उस कमेटी ने ऐसा रिकमेंडेशन दिया, उसके बाद 2005 में इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया गया RTI एक्ट के तहत। अब लेकिन आप एक चीज़ समझिए कि
उस समय क्यों नहीं कमेटी में विरोध किया गया, आज क्यों किया जा रहा है, आज क्यों सरकार बोल रही कि नहीं जी ये सुप्रीम कोर्ट के जज के समान हो जाएगा। तो ये चीज़ें तो वहाँ भी आ रही थी। तो सरकार का दलील इस मामले में थोड़ा सा खोखला सा दिखता है। तो आप इसको नेगेटिव के रूप में, ऐसे चैलेंजेस के रूप में करके लिखेंगे। अब देखिए, अब ओवरऑल देखा जाए कि जर्नी क्या रही है किसकी, तो आरटीआई एक्ट की। देखिए, द मोस्ट सक्सेसफुल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, आज तक जो भारत में जो कानून बनाए गए उसमें सबसे बेहतर कानूनों में से एक है ये। और 60 लाख एप्लीकेशन प्रति वर्ष आते हैं इसमें। सिटीजन्स के द्वारा तो यूज़ किया ही जाता है, मीडिया के द्वारा भी यूज़ किया जाता है। और मीडिया के पास जब सूचना के अधिकार के तहत कुछ इंफॉर्मेशन आती है तो वो उसको प्रकाशित भी करते हैं। क्लियर। और इससे क्या हो गया है कि कहीं ना कहीं जो लोक सेवक हैं या जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो यदि मनमर्जी का कोई निर्णय लेते हैं तो उस निर्णय के ऊपर क्या लग पाता है, अंकुश लग पाता है। क्योंकि एक बार इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में यदि लोगों के सामने आ गई तो फिर वो चीज़ लोगों को पता भी चलता है। तो एक डेटरेंट के रूप में कहीं ना कहीं करप्शन वगैरह को रोकने का भी काम हो रहा है इसके कारण से। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ओपन न्यू मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिसेमिनेशन ईजियर। क्लियर। तो इसके कारण से क्या हो गया कि भाई नए नए तरीके से जो इंफॉर्मेशन उपलब्ध करवाई जा रही है वो आसान सा हो गया। और लास्ट देखिए, एडुकेट चेक एंड बैलेंस नीड्स टू पुट इन प्लेस टू इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट मिसयूज। अब लेकिन एक वर्ड ऑफ कॉशन ये भी है कि पर्याप्त चेक्स एंड बैलेंस होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पर्याप्त चेक्स एंड बैलेंस होने चाहिए, जिससे कि इंफॉर्मेशन जो आरटीआई एक्ट के तहत सिटीजन्स के द्वारा मांगी गई वो उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंस हो पाए और उसका मिसयूज़ न किया जाए। ठीक है, किसी ऑफिसर को मेलाइन करने के लिए ना किया जाए, कुछ जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है या गोपनीय दस्तावेज़ हैं उसको प्रकाशित करने के लिए ना किया जाए। ठीक है, तो ये आज आरटीआई के ऊपर डिस्कशन है। आशा करता हूँ कि ये आपको पसंद भी आएगा और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप बारीकियों को समझ पाए होंगे। धन्यवाद मेरी क्लास में बने रहने के लिए।